Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start from the MCQs number 51. लास्ट सेशन में हमने 50 तक डिस्कस किए थे और आखिरी क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था रिगार्डिंग हाउ टू लोकलाइज द न्यूरोलॉजिकल लियंस. तो क्वेश्चन नंबर 51 इज अ पेशेंट प्रेजेंटेड. अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखनी है. जब भी आप फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स की बात करते हैं ना, तो ये थंब है. अगर जो आपकी लेटरल 3.5 फिंगर्स है ना, लेटरल 3.5 फिंगर्स अप्रोक्सीमेट, ये भी इतने फिंगर, इसको सप्लाई करती है मीडियन नर्व. और आपकी जो 1.5 मीडियल फिंगर्स होती हैं उसको अल्नर नर्व. ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर ये एल्बो है, एक इंजरी होती है एट लेवल ऑफ एल्बो, एक होती है एट लेवल ऑफ रिस्ट. इन दोनों को डिफरेंशिएट ऐसे किया जाता है. जो मोटी सी बात आपको बताऊं कि यहाँ से ना टेंडन्स जा रहे होते हैं फ्लेक्सर, डिजिटोरम, प्रोफंडस और बहुत सारे फ्लेक्सर्स मसल्स के. इन फ्लेक्सर्स मसल्स का जो काम है वो काम है फ्लेक्स करना फिंगर्स को. ठीक है, फिंगर्स की फ्लेक्शन करना. तो एक बात याद रखिएगा, अगर एक पेशेंट है जिसको आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मुट्ठी बंद करे. अब आप अपने अपना नॉलेज एक इस वक्त दिमाग को खोल के मुझे बताएं. अगर आपको मैं कहता हूँ मुट्ठी बंद करें, तो आप बाकी सारी उंगलियों की मुट्ठी आपकी बंद हो जाती है. ये दो बंद हो गई हैं, मीडियल वाली. लेटरल वाली आप बंद नहीं कर पाए. तो आपके ख्याल में लेवल ऑफ इंजरी किधर हो गए? मतलब ये तो आपको समझ आ गया कि ये वाली उंगलियां बंद हो गई हैं, मीडियल वाली. तो अल्नर नर्व तो ठीक है, वो इंटैक्ट है. मसला मीडियन नर्व का है. ऐसी ही बात है ना कि ये वाली उंगलियां फ्लेक्स नहीं हुई लेटरल हाफ की. थंब हो गया, या फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिंगर जो आपकी इंडेक्स फिंगर हो गई, आपकी मिडल फिंगर हो गई, ये दोनों फ्लेक्स नहीं की. तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या लेवल ऑफ इंजरी कहाँ पे होगा? एल्बो पे या रिस्ट पे? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस काम ही नहीं कर रहा, वो तो फ्लेक्स कर ही नहीं पा रहा. तो मैंने आपको क्या बताया, लेवल ऑफ इंजरी किधर होगा? एनीवन? यू हैव टू टाइप बेसिकली द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ताकि हम लेक्चर को आगे लेके चलते रहे. आपको पार्टिसिपेट करना होगा, डम क्लास पे नहीं बैठना आपने. ठीक है. सो लेवल ऑफ इंजरी किधर होगा? एल्बो पे या रिस्ट पे? अगर एक पेशेंट है वो उसकी फ्लेक्शन हो ही नहीं रही फिंगर्स के ऊपर, तो लेवल ऑफ इंजरी किधर होगा कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये वाले सुपरफिशियलिस इन्वॉल्व हुए हुए हैं. तो लेवल ऑफ इंजरी इज एट एल्बो. गुड, एक्सीलेंट. ठीक है. एक बच्चा भी आंसर अगर मुझे कर देगा ना, तो मुझे थोड़ा सा होता है कि मतलब एक बच्चा अगर सुन पा रहा है तो रिकॉर्डिंग जब आपके पास अवेलेबल हो, यू कैन बेसिकली लर्न फ्रॉम इट. तो पेशेंट है उसको थिनार मसल की एट्रोफी है, वीकनेस है थंब की अपोजिशन की. थंब की अपोजिशन का जब भी मसला आता है, यू हैव टू थिंक अबाउट बेसिकली द मीडियन नर्व. पेशेंट है फीवर के साथ, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंसिव है, साइंस ऑफ ऑर्गन डिसफंक्शन है. which is a more likely diagnosis when this consultation occurs due to systemic inflammatory response. एक बात याद रखनी है, जब भी पेशेंट को फीवर हो, ठीक है, फीवर के साथ पेशेंट शॉक में चला जाए. शॉक के क्या साइंस होते हैं? लो बीपी, हाई हार्ट रेट. तो ये आपका एक इंडिकेशन होती है दिस इज सेप्सिस. लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हर दफा सेप्सिस में फीवर होता है? क्या हर दफा सेप्सिस में फीवर होता है? नो, सेप्सिस कैन बी हाइपोथर्मिक पेशेंट एज वेल. पेशेंट हाइपोथर्मिक भी हो सकते हैं. ये देखें, इसमें आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो नॉर एपिनेफ्रीन होती है. आईवी फ्लूइड्स आप पेशेंट को देते हैं अलॉन्ग विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विद इन 1 आवर. ये विद इन 1 आवर आप क्लिनिकली बताऊं तो दिस इज अ वेरी सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सोफा स्कोर आप सबको नहीं बताना चाहिए, वो नहीं आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. पेशेंट ने प्रेजेंट किया. अच्छा, डिप्लोपिया, लॉस ऑफ अकोमोडेशन. डिप्लोपिया है और लॉस ऑफ अकोमोडेशन है. अकोमोडेशन में मैंने आपको बताया था, आपने क्रेनियल नर्व्स के हवाले से याद रखना है SO4 LR6 कि सुपीरियर ओब्लिक को 4th नर्व सप्लाई करती है, लेटरल रेक्टस को 6th नर्व. बाकी आई के जितने मसल्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, उन सब के सब मसल्स को 3rd नर्व है. और आई में अकोमोडेशन भी 3rd नर्व करती है. ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. फिर आई के अंदर प्यूपल की जो कंस्ट्रिक्शन होती है, कंस्ट्रिक्शन ये भी 3rd नर्व करती है. फिर उसके बाद आई बाल की जो टोसिस होती है, या आप कह सकते हैं टोसिस को प्रिवेंट करने वाली, बेसिकली आई बाल को जो अपवर्ड मूव करती है, आई बाल की आई लैशेस की या आईलिड की मूवमेंट जो है बेसिकली, वो भी 3rd नर्व करती है. आप मुझे बता सकते हैं ये जो टोसिस होता है, इसको प्रिवेंट करने वाली दो चीजें क्या? मतलब नॉर्मली जो आई लिड की मूवमेंट है उसको कौन सी
जो लिबेटर पैल्पेब्रस सुपीरियरिस मसल होता है उसको दो सप्लाई होती हैं, एक थर्ड नर्व की होती है, एक और कहाँ से होती है? एनीवन? थर्ड नर्व के अलावा भी होती है। एक डिजीज होता है जिसमें पेशेंट को मियोसिस होता है, एनहाइड्रोसिस होता है, टोसिस होती है, उस डिजीज का नाम भी है, कोई बता सकते हैं? सुना हुआ होगा आप लोग, हॉर्नर होता है ना, तो सिंपैथेटिक सिस्टम। जब भी टोसिस आए ना सिनेरियो में, तो देखना है थर्ड नर्व की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, सिंपैथेटिक चेन तो नहीं इन्वॉल्व हुई पेशेंट की, ठीक है। अच्छा, सो ये एक इतना हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है पूरी आई के अंदर, सुपीरियर ओब्लिक, लेटरल रेक्टस, बाकी सब जगह पे थर्ड नर्व है, ठीक है। और सुपीरियर ओब्लिक का टिपिकल सिनेरियो सीपीएसपी के पास पड़ा हुआ है, पेशेंट स्टेयर से नीचे आ रहा होगा, डाउन स्टेयर, या इस वक्त आप स्लाइड सामने देख रहे हैं, दिस इज आल्सो योर सुपीरियर ओब्लिक। लेटरल रेक्टस एवरीवन नोज, जब भी रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा तब इन्वॉल्व होती है। और इसके बारे में एक बात याद रखें, लेटरल रेक्टस एज अ पॉइंट नोज कि पेशेंट आई को लेटरली मूव नहीं कर पाएगा, तो आई मीडियली मूव होती है, इन पेशेंट की आई ऐसी होती है, ठीक है। सो ये लेटरल रेक्टस बेसिकली इन्वॉल्व, इसकी लेटरल साइड पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो LR6 इसकी बेसिकली उड़ी हुई है। सो इस सिनेरियो के अंदर थर्ड नर्व होगी, पेशेंट है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन है, इनएबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट्स, बट लियन कहाँ पे होगा? अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड नर्व होती है ना, जो आपका अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है, इसमें होता क्या है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में बेसिकली आपके जो फाइबर्स हैं वो ऑक्यूलोमोटरी नर्व के थ्रू ट्रेवल करते हैं बेसिकली, वैसे ये जाता सेकंड नर्व के थ्रू है, और थर्ड नर्व के थ्रू फाइबर्स आउट आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये थर्ड नर्व के थ्रू बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि आ रहे होते हैं। तो ये स्टार्ट होता है मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसको एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस कहते हैं, वहां से ये फाइबर्स आ रहे होते हैं मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन का लीजन हो तब भी अकोमोडेशन पेशेंट की उड़ जाती है। सो इसमें बेसिकली लाइक लीजन कहाँ पे होगा? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस या ओक्लोमोटर, बाज औकात ना प्रीटेक्टल न्यूक्लियस का सिनेरियो आता है, वो भी मिड ब्रेन के अंदर ही होता है, उसका भी लीन हो तब भी अकोमोडेशन या लाइट रिफ्लेक्स पेशेंट का जा सकता है। ये अकोमोडेशन में बेसिकली चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है, लिंगर वेस्टफाल में बोथ पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स भी जाता रहेगा, और अकोमोडेशन। तो याद रखना है जब भी इस एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस का मसला होगा, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं थर्ड नर्व की, तो ये मसला होगा। प्यूपल इन्वॉल्विंग क्रेनियल थर्ड नर्व ड्यू टू, अब ये मैंने शायद आप लोगों को बताया था पहली पिछली क्लास के अंदर कि आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली थर्ड नर्व होती है ना, थर्ड नर्व, दिस इज योर थर्ड नर्व, इसके सेंटर के अंदर ना, ये जो मैं रेड अभी कर देता हूँ इनको, ये मोटर फाइबर्स होते हैं सेंटर के अंदर, दीज आर या मोटर फाइबर्स, और ये साइडों के ऊपर बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक होते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी अगर सिस्टेमिक डिजीज होगा ना, सिस्टेमिक डिजीज, तो क्या होगा, ब्लड नीचे अंदर तक जाएगा नहीं, तो वो मोटर फाइबर्स को इन्वॉल्व करेगा, तो वो फिर आपको पता है LR6 SO4 के अलावा सुपीरियर ओब्लिक और लेटरस लेटरस के अलावा बाकी सारे मोटर, जितनी भी आई की मूवमेंट होगी वो बेसिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप पेशेंट को कहेंगे आंखें ऊपर करो, वो नहीं कर पाएगा, आप पेशेंट को कहोगे आंखें अंदर की तरफ करो, नहीं कर पाएगा, मतलब जितना भी आप सोच सकते हैं सारे आई के मसल्स को वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये होता है सिस्टेमिक डिजीज। कोई आप सिस्टेमिक डिजीज मुझे बता सकते हैं जिसमें वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होता हो, आप लोगों ने पूछे पूरे 5 सालों के अंदर कोई ऐसी डिजीज पड़ी हो, और वो भी पाकिस्तान में रहते हुए? एनीवन? डायबिटीज, गुड, एक्सीलेंट, एक ही बच्चा टाइप ना करे, सारे टाइप किया करें, इतना कॉमन क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ, तो टाइप किया करें, अपने आप क्लास में इन्वॉल्व करें, आप इन्वॉल्व करेंगे सीखेंगे। यू नो बेटर देन मी, जिन्होंने सीपीएसपी के एग्जाम में अपेयर होना है, सीपीएसपी हैज चेंज द एग्जाम पूल, ठीक है। और सीपीएसपी का अब आप जो सिनेरियोज आते हैं वो एमआरसीपी बेस, यूएसएमली बेस, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये बच्चों का एक मिसकंसेप्शन अब डेवलप हुआ है कि आप फर्स्ट एड पढ़ के चले जाओ, ये किताब पढ़ के चले जाओ तो आप एग्जाम पास कर लोगे, आपने ट्रिक्स देखने हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की क्लासेस जो सेशंस होते हैं, 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे का होता है, इस तरह के सेशंस में मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया करें, लर्न किया करें। अब जो पिछला सेशन था जिसके अंदर मैंने आप वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास ठहरे,
सो ये हो गया, मैंने आपको बताया कि अगर तो मोटर फाइबर्स हों। फिर बाज़ औक़ात होते हैं कुछ कंडीशन, जिस तरह कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्यूमर है, कोई लीजन है, इस तरह वो इधर पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, वो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को इन्वॉल्व कर लेगा, ये जो पर्पल में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ट्यूमर से होता है, ठीक है? ये एन्यूरिज्म्स पड़े हुए हैं, उनसे होता है। मतलब जिस तरह ना ये एक चीज़ जा रही है, तो वो सिर्फ हल्का-सा टच करेगा, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आई के अंदर जो करते हैं, वो क्या करते हैं, मैंने शायद आप लोगों को बताया था, आई का जब भी स्टडी कर रहा हो, ये आइरिस है ना फॉर एग्जांपल, ये प्यूपल है, तो इस पे 2 मसल्स हैं बेसिकली, एक है डायलेटर्स। आप लोगों ने अपने आप को म्यूट करना है क्लास के अंदर, ठीक है? जो कुछ करना है आपने टाइप क्वेश्चंस के अंदर करना है। डॉक्टर वसीम काइंडली अगर आप इन सबको म्यूट कर दें। और उसके बाद एक होते हैं मियोसिस वाले, डायलेटर्स होते हैं, मियोटिक होते हैं। डायलेटर बेसिकली अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और मियोटिक में मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो इन्हीं मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे थर्ड नर्व एक्ट करती है। फिर मैंने आपको थर्ड नर्व के बारे में बताया कि वो जो लिवेटर बेसिकली टोसिस होती है, उसको प्रिवेंट करता है, लिवेटर पैल्पेब्रस सुपरियरिस इसको भी सप्लाई करती है। तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थर्ड नर्व के इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आई में बेसिकली क्या होती है, 2 चीजें हो जाएंगी। मियोसिस की जगह क्या हो जाएगी, मिड्रेसिस हो जाएगी, ठीक है? और साथ टोसिस होगी। सो अगर मैं आपको एक सिनेरियो ना, एक 16 ईयर ओल्ड मेल है, उसमें थर्ड नर्व पाल्सी एक्सपेक्टेड है, सस्पेक्टेड है, और आई की एग्जामिनेशन पे टोसिस और मिड्रेसिस है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, मोटर फाइबर इन्वॉल्व है या पैरासिम्पैथेटिक? आप लोग बताएं मुझे, अगर टोसिस और मिड्रेसिस मिले। एनीवन? दीज आर बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। और इसमें आप फिर यंग पेशेंट है, अगर उसमें हेडेक साथ है और वो कहता है फॉर एग्जांपल उस पेशेंट में आटो अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की हिस्ट्री है, तो बेरी एन्यूरिज्म आप सोच सकते हैं। ब्लड स्मीयर शोज बेसोफिलिक न्यूक्लियर रेमिनेंट्स इनसाइड एरिथ्रोसाइट, दीज आर स्मॉल राउंडेड। ये जो ब्लू इंक्लूजन्स होती है ना बेसोफिलिक, इनको हवल जवल बॉडीज कहते हैं। ये ज्यादातर जिन पेशेंट की स्प्लीन निकल जाती है उनके अंदर नजर आती है, ये स्प्लिनिक पेशेंट के अंदर, ठीक है? सिकल सेल डिजीज में भी होती हैं। और ड्यू टू ऑटोस्प्लेनेक्टमी, ये आयरन कंटेनिंग नहीं होती, आयरन कंटेनिंग जो होती हैं उनको पेपन हेमर बॉडीज कहते हैं। व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एहलर-डायनलोस सिंड्रोम? इसके दोनों होते हैं, रिसेसिव भी होता है और डोमिनेंट भी होता है, इसके टाइप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसकी ये वाली टाइप एमआरसीपी में मुझे आई थी, क्लासिकल होता है, यूजुअली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, जो क्लासिकल होती है। जो इसकी वेस्कुलर टाइप होती है वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। जो क्लासिकल लाइक ऑटो एडल्ट होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। अदर रेयर सब टाइप्स जो होती है वो बेसिकली, तो मतलब क्लासिकल लाइक जो है ना एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी इसका एक वेरिएंट है। ये जो वेस्कुलर टाइप होती है ना, इसके अंदर एओर्टिक डायसेक्शन वगैरह का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और जो क्लासिकल होती है उसमें वही जॉइंट के अंदर लैक्सिसिटी स्किन के अंदर होती है। ये कोलेजन का डिफेक्ट है। अक्सर आप इसमें हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन देखेंगे, जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी देखेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा सिनेरियो आए ना, साथ वो मेंशन कर दे कि एओर्टिक डायसेक्शन है, वेसल्स के अंदर मसले हैं, तो ये वेस्कुलर टाइप होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद स्प्लीन फटीग और एबनॉर्मल सीबीसी, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट सीएमएल फ्रॉम प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस? बेसिकली तो सीएमएल जो होता है और पाइलो माइलोफाइब्रोसिस होता है, हो तो होते तो ये दोनों माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज है, ठीक है? क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं। डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं, इसमें 922 ट्रांसलोकेशन है सीएमएल के अंदर। बेजोफिलिया भी आप सीबीसी में मिलते हैं। प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में स्प्लीन एनलार्ज होती है, इसमें पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। सो इसमें हमारे पास जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है सीएमएल के अंदर होता है, और जैक, सीएल और पीए एमपीएल म्यूटेशन माइलोफाइब्रोसिस में। माइलोफाइब्रोसिस का टिपिकल वैसे क्लिनिकली जो होता है ना, वो इनमें स्प्लीन एनलार्ज होती है, पूरे का पूरा मैरोफाइब्रोस होता है, तो पैनसाइटोपिनिया आपको मिल सकता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेक्रोसाइट्स, ड्राई मैरो मिलेगा, स्प्लीन मिलेगी आपको। फिर एक और चीज खास तौर पे लैब स्कोरिंग होती है, लैब स्कोरिंग। ये वो कहते हैं ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फास्फेटेज, ये नॉर्मली जो आपके मेच्योर ल्यूकोसाइड्स होते हैं वहां से प्रोड्यूस होता है।
तो जाहिर सी बात है सीएमएल के अंदर तो मेच्योर होते ही नहीं है, वो तो एब नॉर्मल आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो थाउजेंड्स में चले जाते हैं, लैक्स में चले जाते हैं। तो इन पेशेंट के अंदर जो स्कोर होता है वो सीएमएल में कम होता है। लेकिन माइलोफाइब्रोसिस में जो आ रहे होते हैं डब्ल्यूबीसी होते ठीक है, मैडो के अंदर फाइब्रोसिस हुई है, अमाउंट उनकी कम होगी, पैनसाइटोपिनिक होंगे, तो उसमें पीएमएल ज्यादा होता है, सॉरी जो लैब का स्कोर होता है वो ज्यादा होता है। इसी तरह ये जिस तरह आपके पास एक डिसऑर्डर है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया, इसके अंदर भी रेज होगा लैब का स्कोर, लैब का स्कोर बिल्कुल परफेक्ट होगा पॉलीसाइथीमिया के अंदर भी, लेकिन लैब का स्कोर सीएमएल में कम होता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये बाकी माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिफाइन हाइपरस्प्लेनिज्म। हाइपरस्प्लेनिज्म क्या है? ओवर एक्टिव स्प्लीन है जो कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन और सिक्वेस्ट्रेशन करती है ब्लड सेल्स की। उससे साइटोपिनियाज होते हैं, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया। हाइपरस्प्लेनिज्म अकर्स व्हेन स्प्लीन बिकम, मतलब इसमें क्या होता है, ये स्प्लीन ना, स्प्लीन सेल्स को खाना शुरू कर देती है, एचबीबी कम कर देगी, डब्ल्यूबीसी भी, सारा ब्लड तो गुजर है स्प्लीन के थ्रू, स्प्लीन के साइनोसाइड्स के थ्रू, तो एच बी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों सेल लाइंस पेशेंट की कम हो जाएंगी। आप मुझे बता सकते हैं इसमें रेटिक्स क्या होंगे? एनीवन? हाइपरस्प्लीनिज्म में रेटिक काउंट क्या होगा? स्प्लीन अगर खा रही है तो बोन मैरो को स्टिमुलस क्या जाएगा कि और एचबी बनाओ। यस, और ये याद रखिएगा, ये सिकल सेल डिजीज का को डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेप्स के अंदर फेवरेट रीडिंग टॉपिक है हिमाटोलॉजी के अंदर। सिकल सेल के दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक एप्लास्टिक क्राइसिस और एक सिक्वेस्ट्रेशन स्प्लीन में, तो उसमें रेटिक्स काउंट आप देख के बताते हैं कि क्या चल रहा है। व्हाट इज द क्लिनिकल रोल ऑफ लिसिनोप्रिल एंड व्हाट ड्रग शुड बी यूज्ड इफ, अगर एस इनहिबिटर्स पेशेंट से टॉलरेट ना हो रहे हो, ये आपने बेसिक से पढ़ा हुआ है, तो आपने पेशेंट को एआरबीज देने हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देने हैं। वैसे एल्स एस में क्या होता है, बेसिकली जो आपका एंजाइम है ना ब्रेडिकाइनिन, इसने टूटना होता है, इसको डिग्रेड करना होता है एंजाइम ने, एस ने। जब आप किसी मरीज को एस इनहिबिटर्स दे देते हैं ना, तो एस इनहिबिटर्स जब आप देते हैं तो ब्रेडिकाइनिन डिग्रेड नहीं हो पाता, तो ब्रेडिकाइनिन के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इन पेशेंट में कफ होती है। ये ड्राई कफ की वजह ब्रेडिकाइनिन है, और फिर ब्रेडिकाइनिन रेज हो रहा है, वो भी आपको पता हो। फिर एक और कास इसमें ये भी होता है, यही ब्रेडिकाइनिन एंजियोडीमा भी कराता है। ठीक है, गुड। एंजियोडीमा की ट्रीटमेंट क्या है, क्या करते हैं एंजियोडीमा में? बता सकते हैं आप? एडीमा हो रहा है ना ब्रेडिकाइनिन की वजह से, वेजोडाइलेशन हो रही है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन वाली कोई ड्रग मैंने आपको बताई है कभी? डायोरेटिक दोगे नहीं? लेकिन अगर आपके ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये तो पूरी जिंदगी का कॉन्सेप्ट एज अ हाउस ऑफिसर भी आपको बताना चाहिए। ये बीटा टू रिसेप्टर है और मस्कुरेनिक, बीटा टू और मस्कुरेनिक ब्रोंक्यूल्स के ऊपर। कोई ऐसी दवाई मुझे जो है मुझे बीटा टू पे एक्ट करती है और ब्रोंकोडाइलेशन करा देती है, लाइफ सेविंग है, और साथ ब्लड वेसल पे अल्फा रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है। चलो, इससे बड़ा क्लू, अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करने वाली कोई दवाई का नाम कोई मुझे बता सकता है? देर आर 16 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, एक तो मैं खुद हूँ वैसे, बाकी सब आप लोग हैं। किसी को पता हो कोई ऐसी दवाई जो कि चलो एनाफाइलेक्टिक शॉक में देते हैं? एपिनेफ्रीन, गुड। ठीक है, तो एपिनेफ्रीन देते हैं हेरिडिटरी एंजियो, जो एंजियोडीमा के केसेस के अंदर। फिनोबार्बिटोल क्या है, उसका यूज क्या है, और व्हाई डू वी यूज एल्कनाइजेशन इन रिलेशन टू इट? एक बात याद रखिएगा, जो भी ड्रग एसिडिक होगी ना, उसको एक्सक्रीट करने के लिए आपने यूरिन को अल्कलाइन करना है, और जो भी ड्रग अल्कलाइन होगी उसके लिए एक्सक्रीट करने के लिए आपने यूरिन को एसिडिक करना होता है। ये अपोजिट होता है, वो उस मीडियम के अंदर जल्दी रिजॉल्व होके बेसिकली बॉडी से निकल आती है। तो कहता है व्हाट इज फिनोबार्बिटोल? फिनोबार्बिटोल लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स होती हैं, वो आपने पढ़ा होगा, बेंजो, बेंजो और फिनो बार्बी, ये जो बेंजोडाइजपीन होते हैं और बार्बिचुरेट्स होते हैं। तो बेंजो को लोग लिखते हैं फेंजो, फेंजो से मतलब ये फ्रीक्वेंसी गाबा रिसेप्टर्स की चेंज करते हैं, और बेंजो ड्यूरेशन चेंज करते हैं। तो ड्यूरेशन से याद रखें, बेंजो को डी बीच में बेंडो, बेंडो
बेंडो बार्बिट्यूरेट्स को वो डी बीच में लिख लेते हैं, तो बार्बिट्यूरेट्स लिख लेते हैं। तो इससे ये होता है कि इनकी लॉन्ग एक्टिंग होती है। इसके यूजेस क्या हैं? ये एंटी कन्वल्सेंट है। और एक डिसऑर्डर है, अगर आप मुझे बता दें तो मुझे खुशी होगी कि आपको थोड़ा बहुत शायद पता है। हाइपर एल्बिनीमिया एक डिजीज होती है, हाइपर सॉरी 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 हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिन ज्यादा होता है इन बच्चों के अंदर, कंजेंटली एक डिजीज है। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन मतलब लिवर से पहले पहले एक इशू है प्री हेपेटिक जॉन्डिस का। एक तो आपने पढ़ा होगा गिलबर्ट। एक दूसरा डिजीज है, उसका नाम अब मैं नहीं टाइप करूंगा, आप मुझे बताएंगे। इसमें ये यूडीपी ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज उसके एंजाइम को स्टिमुलेट करती है ये ड्रग। उस डिजीज का नाम क्या है? क्रिगलर निजार, शाबाश। क्रिगलर निजार के अंदर बेंजोडायजेपिन्स यूज होती हैं। ठीक है। यूरिनरी अल्कल, अब ये वो चीज है जो कि फर्स्ट एड में लिखी हुई है। ये वो चीज है जो कि आपको एग्जाम में आती है। ये वो एक एमसीक्यूज होता है जो आपको बाकी सब स्टूडेंट से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। और ये यूरिन को अल्कलाइजेशन तब करनी है अगर वो हाई डोज में चली जाए। अच्छा जी। विच बोन इज लोकेटेड एडजेसेंट टू आर्टिकुलेट विद द पिसिफॉर्म बोन्स? इनका आसान तरीन तरीका है, इनके ना आप एक लोकेशन कर लें निमोनिक या कार्पल बोन्स का लेटरल टू मीडियल। बाकी फिर आप लोगों के लिए ये सारे एमसीक्यू आसान होंगे। अगर ये थंब है ना, ठीक है, तो लेटरली सबसे पहले स्केफाइड है। ठीक है। स्केफाइड के बाद ल्यूनेट है। ठीक है। और ल्यूनेट के बाद ट्रैक्यूटेरियम है और फिर पिसिफॉर्म है। ठीक है। ये आप पहली रो है प्रॉक्सिमल रो। तो पिसिफॉर्म इज एंटीरियर टू बेसिकली, वो कह रहा है ट्रैक्यूटेरियम एंड ओनली आर्टिकुलेट विद। ये आपने याद रखना है पहली रो। आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसका एक निमोनिक भी होता है। किसी को इसका निमोनिक याद है कुछ? सोफिया ने टिंडे पकाया वाला कुछ याद करते हैं, कुछ और याद करते हैं। किसी ने कोई आसान याद किया हो तो उसके पास ल्यूनेट ट्राइक्यूटेरियम और पिसिफॉर्म, ये फर्स्ट रो के अंदर है। शी लुक्स टू प्रिटी, यस शी से स्केफाइड, लुक से ल्यूनेट, ट्रैक्यूटेरियम और पिसिफॉर्म्स प्रिटी हो गया। और फिर अगला, अगली रो का ट्राई टू कैच हर। और ये ट्राई किधर से स्टार्ट होगा? ट्राई स्केफाइड के नीचे से स्टार्ट होगा या बेसिकली पिसिफॉर्म से नीचे स्टार्ट होगा? यस, ये उल्टा स्टार्ट होता है। ठीक है। सो टी से क्या होता है? ट्रेपेजाइड। ट्रेपेजाइड के बाद ट्राई टू कैच हर। एक एक ट्रैक्यू एक ट्रेपेजाइड है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा टी क्या है? ये आपने मेरे साथ खुद याद करने हैं क्योंकि ये आपको बार बार आएंगे एग्जाम के अंदर। अभी आगे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ट्रंकेट हो गई। फिर उसके बाद ट्राई टू कैच सी से कैपिटेट, और एच से हैमेट। ठीक है। और ये जो हैमेट है ना, हुक कफ हैमेट, यहाँ पे कौन सी नर्व डैमेज होती है? हैमेट में कौन सी नर्व डैमेज होती है? हुक कफ हैमेट पे। इस साइड पे देखें ना, ये मीडियल साइड है ना, छोटी फिंगर है ना। फॉर एग्जाम्पल, नो दिस इज बेसिकली थंब। फिर मुझे लगता है आपने गलत डिस्ट्रीब्यूशन गलत लिखी है क्योंकि अल्ना नर्व मीडियल साइड में होती है। थंब वाली साइड पे अगर स्केफाइड है तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन अपोजिट होगी। ट्राई टू कैच हर इधर से स्टार्ट होगा। ट्राई टू कैच हर, हैमेट फिर इधर आना चाहिए पीसी फॉर्म के नीचे, तब अल्ना नर्व बनता है। व्हाट इज एनाटॉमिकल ल्यूनेट बोन की क्या लोकेशन है? ल्यूनेट बोन आर्टिकुलेट करती है रेडियस के साथ, वही ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी। फर्स्ट रो के अंदर ल्यूनेट बोन जो होती है ये आगे करके यहाँ पे आपका थंब है, और ये आपका पूरी फिंगर्स है बाकी सारी। पीछे आपकी इस साइड पे रेडियस है, और फिर इस साइड पे अल्नर नर्व है। सो यहाँ पे सॉरी कि रेडियल बोन है और फिर अल्नर है। तो ये ल्यूनेट सेंट्रल बोन है आर्टिकुलेट विद द रेडियस। ठीक है। और कैपिटेट के साथ
हेमेट और स्केप फायर और ट्रैक्यूटेरियम। डिसलोकेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम से क्या होता है, बेसिकली आपकी जो ये फिंगर्स हैं, एक तो मैं थंब थोड़ा सा ना, ये थंब है और ये बाकी फिंगर है, तो यहाँ पे जब ये ल्यूनेट से डिसलोकेशन होती है, तो जो सुपरफिशियल सप्लाई होती है ना आपके हाइपोथिनार एरिया के ऊपर, जो सुपरफिशियल एक नर्व आ रही होती है, क्यूटेनियस नर्व, ये वाली सेव रहती है, इसको कोई मसला नहीं था। तो सेंसरी लॉस आपका इस एरिया में हाइपोथिनार में नहीं होता। इसकी वजह आपसे अक्सर पूछी जाती है। इसकी वजह सिंपल सी है कि जिस एरिया ने इस पे जगह सप्लाई देनी होती है ना, वो कार्पल जो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से पहले ही वो नर्व्स आ जाती हैं। तो ऐसे ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना जिंदगी के अंदर कि क्यों उस एरिया में सेंसरी लॉस नहीं होता, क्योंकि वो कार्पल टनल के एरिया से पहले ही सप्लाई आ रही होती है। तो दिस ट्रैक्टर क्या है, स्केफाइड मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड है और सेंट्रली लोकेटेड नहीं है। स्केफाइड और सेंट बिल्कुल आपका वो जो एरिया है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स उस तरफ है, बिल्कुल लेटरली। बाकी उसके अलावा ल्यूनेट डिसलोकेशन से स्पिल्ड टी कप लेट डिसलोकेशन में लेटरल व्यू में आता है, यहाँ पीस ऑफ पाइप ये व्यू के अंदर ये एज अ उसके अंदर आपको आ सकते हैं सर्जरी वालों में एमसीक्यू ज्यादा। रेडियस जो है वो प्रोक्सिमली, और ये वही सारी चीजें एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज एडिसन डिजीज? एडिसन डिजीज के करने से पहले मैंने आपको बताया था एल्डोस्टेरॉन जब भी आपने पढ़ना है उसके तीन फंक्शंस आपने याद रखने हैं। पहला फंक्शन बॉडी में पोटाशियम को कम करना, दूसरा फंक्शन बॉडी में सोडियम को ज्यादा करना, और तीसरा फंक्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये तीन काम आपने याद रखने हैं एल्डोस्टेरॉन के। एडिसन में तो वैसे जाहिर सी बात है एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों हार्मोन्स एल्डो, कॉर्टिसोल और तीसरा एंड्रोजन्स तीनों ही कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में फीडबैक जाता है और एसीटीएच के लेवल रेज्ड हो जाते हैं। इसी एसीटीएच की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ठीक है, इन मरीजों में हाइपर पिगमेंटेशन के साथ ही आते हैं, जो एल्डो कम होगा तो क्या होगा, अब आप खुद मुझे सोच रहे हैं, पोटाशियम ज्यादा, सोडियम कम, और तीसरी चीज क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा। कॉर्टिसोल कम होगा तो ग्लूकोज कम हो जाएगी, बीपी अगेन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मरीज आते हैं, ऐसे आता है ईआर में एक पेशेंट आया, पेशेंट प्रेजेंट टू यू, उसको हाइपर पिगमेंटेशन है, एबीजीज के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पोटाशियम उसका 6.8 है और पेशेंट हाइपोटेंसिव है। क्या डायग्नोसिस होगा? व्हाट विल बी द डायग्नोसिस? एक पेशेंट आपके पास आया जिसकी एबीजीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, पोटाशियम उसका आसमानों पे चढ़ा हुआ है और पेशेंट साथ हाइपोटेंसिव भी है। दिस इज एड्रिनल क्राइसिस ना। तो आप पूरी मेरी क्लास में से किसी को समझ ना आई हो ये एड्रिनल के डिजीज की, कभी भी आप भूलेंगे इसको डायग्नोस करना ईआर में आपके लिए मुश्किल होगा। आपने मरीज हाइपोटेंसिव है तो एबीजीज करा लें, आप उसका पोटेशियम लेवल देख लें, अगर आपको सस्पिशियस है एडिसोनियन क्राइसिस में गया हुआ है, सिंपल टू पिक। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ओके गुड। ऑटोम्यून इसमें एक है, ऑटोम्यून पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम में भी एसोसिएटेड होता है, हाइपर प्राइमरी में होती है, सेकेंडरी में नहीं होती। लेकिन इसमें ऑटोम्यून जो पॉलीग्लैंडुलर सिंड्रोम होता है ना, इसमें सिर्फ एडिसन नहीं होता, थायराइड भी इन्वॉल्व होता है। पैराथायराइड इसकी दो टाइप्स हैं, ये आपको कभी भी पेपर में नहीं आएंगी, ये एमआरसीपी बेस्ड लेवल एग्जाम है उसमें आती हैं। अभी आपने ये याद रखना है, हाइपर पिगमेंटेशन प्राइमरी में होती है, प्राइमरी में होने की वजह क्या है, एसीटीएच ज्यादा है। ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर बेसिकली नहीं होती। उसके बाद क्या है कि उसमें तो एसीटीएच ही कम होगा, तो उसमें क्यों हाइपर पिगमेंटेशन? असल में जो एसीटीएच होता है ना, ये एसीटीएच आपका ये पीओएमसी एक बेसिकली मेटाबोलाइट है, उसको स्टिमुलेट करता है, तो उसने आगे मेलानिन बनाना होता है, इस वजह से मरीज का मेलानिन नहीं बनता तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मेलानिन बनेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, अगर एसीटीएच ज्यादा होगा। कुशिंग में वेयर इज द पैथोलॉजी लोकेटेड, इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर या एड्रिनल मेडुला के अंदर? यस, प्रोपियो मिलानोकॉर्टिन पॉम्सी उसको कहते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में जो पैथोलॉजी होती है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में होती है। कुशिंग डिजीज अगर आ जाए तो उसमें पैथोलॉजी किधर होती है? कुशिंग डिजीज के अंदर, उसमें पिट्यूटरी में होती है। पिशकार्पल बोन्स प्रॉक्सिमल रो ओवर डेड लिनेट फिट, वो दोबारा आ रहा है,
शी लुक्स टू प्रिटी। ठीक है, तो आपको पता चल गया ल्यूनेट प्रॉक्सिमल रो में लेटरल टू मीडियल सेकंड पोजीशन पे लाई कर रहा है। सम लवर्स ट्राई पोजीशंस, कुछ इस तरह भी याद रखने हैं, स्केफाई, ल्यूनेट, ट्रैक्यूटेरियम, पिसिफॉर्म्स। विच बोन लाई मीडियल टू पिसिफॉर्म, वही, ठीक है, प्रिटी। तो ट्राइक्यूटेरियम बेसिकली मीडियम उसके होगी। नहीं, वो कह रहा है विच बोन लाइज मीडियल टू पिसिफॉर्म इन द wrist or is directly associated with anatomically। वो कहता है no bone medial to pisiform, however the pisiform lies on the palmar surface over the tricuterium and forms a medial border of the Guy's canal। उसके medial बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसके साथ साथ proximity में है, और फिर उसके साथ ही कहता है हेमेट बोन भी इस तरफ पड़ी हुई है। ठीक है, ये एक दफा आप इसको कॉन्सेप्ट को देख लें, एक इंटरनेट से अच्छी सी वीडियो, तो इसको वेस्ट करने का टाइम फायदा ही नहीं है। बहुत रिपीट किए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक पेशेंट है, उसको फ्लुएंट एफेजिया, बोल नहीं पा रहा, यूजेस इनएप्रोप्रिएट और नॉन टेक्निकल वर्ड्स और अपीयर्स अनअवेयर ऑफ द स्पीच डेफिसिट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ एफेजिया। देखिए ये है ना एक पेशेंट, आपको पता है ये एरिया ब्रोकास एरिया होता है फ्रंटल लोब के अंदर, और यहाँ पे आपका होता है टेम्पोरल वर्निकीज एरिया। तो जो ब्रोकास का एरिया होता है बेसिकली ब्रोकन स्पीच, ब्रोकन मतलब कि ये होगा कि पेशेंट की जो स्पीच होगी वो टूटी हुई होगी, और ये बंदे अक्सर बोलते ही नहीं है ब्रोकास वाले, इनको शर्म आती है कि यार हम बोल नहीं कर पाएंगे। तो ब्रोकास में याद रखें ब्रोकन स्पीच, ब्रोकन। तो ये तो कहता है पेशेंट फ्लुएंट है, बोल तो पा रहा है, तो इसका मतलब है इसका ब्रोकास का कोई मसला नहीं है, इसको बात समझने में मसला आ रहा है। तो क्या इसीलिए वो इन अप्रोप्रिएट नॉन सेंसिकल टाइप ऑफ वर्ड्स यूज कर रहा है, तो इसका वर्निकीज। अब यहां से मैं आपको अगला सिनेरियो दूं, अगर मैं आपसे पूछूं वर्निकिस एफेजिया है, तो कौन सी लोब इन्वॉल्व होगी, लोब कौन सी होगी, फ्रंटल या टेम्पोरल, ये कौन सी लोब है, ये जो मैं ऐसे आपको लेटरल साइड से शो करूं। गुड, टेम्पोरल। फिर मैं आपसे साथ ही बात पकड़ूं, टेम्पोरल, मैं आपसे पूछूं आर्टरी कौन सी है इधर, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व, यही सारे सीपीएसपी के एमसीक्यूज का एक दत्था है। आर्टरी कौन सी होगी, एमसीए। फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछूं, एमसीए इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड या एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, शाबाश, इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, पेशेंट है प्रेजेंट किया नॉन फ्लुएंट एफर्टलेस स्पीच है प्रिजर्व कम्प्रीहेंशन। अब देखें, नॉन फ्लुएंट एफर्टफुल स्पीच प्रिजर्व कम्प्रीहेंशन मतलब रिपीट कर पा रहा है लेकिन नहीं, इम्पेयर रिपीटेशन। अब ये पेशेंट है जिसमें क्या है नॉन फ्लुएंट, अब वो बोल ही नहीं पा रहा, तो फ्लुएंट नहीं है तो ब्रोकास। दिस इज सिंपल। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब, ये बहुत अच्छा करके लिखा हुआ है नीचे। जो आपकी होती है ना बेसिकली डोमिनेंट दो लोब्स होती हैं, एक है राइट है एक है लेफ्ट है। ठीक है, और जो अगर आपकी डोमिनेंट पैराइटल लोब फॉर एग्जांपल ज्यादातर लेफ्ट ही होती है, तो लेफ्ट एमसीए का जब भी इन्फार्क्ट होता है लेफ्ट एमसीए वाला, इसमें पेशेंट ग्रेसमैन सिंड्रोम में जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मेंशन भी है ग्रेसमैन ऊपर, ये देखें, यूजुअली लेफ्ट साइड की होती है। इसमें पेशेंट को मोटी सी बात जो आपने याद रखनी है, ए ग्राफिया, ए कैलकुला और लेफ्ट राइट डिसोरिएंटेशन। आप मरीज को कहते हैं कि ये मैंने आपके किधर हाथ रखा हुआ है, राइट बाजू है लेफ्ट बाजू, उसको ओरिएंटेशन ही नहीं होती। ए ग्राफिया, ए कैलकुला ज्यादातर, क्योंकि देखें कॉर्टेक्स के जब भी होते हैं मरीज बेहोश पड़ा होता है, सीधी सी जो बात है। तो आपको ना अच्छे साइन इतने मिलते नहीं है, लेफ्ट राइटर लोब का जब भी होता है तो मरीज ज्यादातर बेहोश हुआ होता है, जीसीएस 7 पे ड्रॉप हुआ होता है, तो ये साइंस इतने अच्छे मिलते नहीं है। जब रिकवरी अगर आपके होते हुए वार्ड में हो जाए, फिर आप उनसे ये पूछें, लेफ्ट राइट डिसोरिएंटेशन में आपको मिल सकती है। फिर इसी तरह एक और चीज जो आपने इन पेशेंट में देखनी है, उन पेशेंट में लेफ्ट पैराइटल लोब अगर इन्वॉल्व है, तो लेफ्ट फ्रंटल लोब भी इन्वॉल्व होगी, फॉर एग्जांपल उसकी, तो लेफ्ट फ्रंटल जब इन्वॉल्व होगी तो साथ इनको क्या होगा, ब्रोकास एरिया उठ जाएगा, वो भी डोमिनेंट लोब है, लेफ्ट लोब के अंदर होता है राइट हैंड पीपल के अंदर, तो साथ उनको एफेजियास होते हैं। ठीक है, इनको साथ इन पेशेंट को साथ एफेजियास भी होते हैं, तो एक ग्राफिया, एक कैलकुला, एक ग्नोजिया और साथ एफेजियास भी हो सकते हैं अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व है। जो नॉन डोमिनेंट राइट साइड वाली होती है, ये क्या करती है, इसमें पेशेंट लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ड, मतलब इसमें ये होता है अगर ये राइट साइड है ना, तो वीकनेस पेशेंट को लेफ्ट साइड पे सारी आती है। ठीक है, तो पेशेंट लेफ्ट साइड पे जब भी आप कोई स्टिमुलस उसको देते हैं उसको महसूस ही नहीं होती बिल्कुल,
वो इग्नोर करता है। ठीक है, तो पेशेंट मतलब समझ लें कि उसका ये हिस्सा जिस्म का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट उसको कहते हैं। क्रूशियल एनास्टोमोसिस अराउंड हिप जॉइंट होती है बेसिकली। ये ब्रांचेस होती है इंटरनल आईलिड की, फेमरल बेसिकली एक्सटर्नल आईलिड की ब्रांच है, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग कोलेटरल सर्कुलेशन फेमरल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस के अंदर कोलेटरल अप्लाई करते हैं। इसमें कोर कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के अराउंड होता है, और इसमें आर्टरीज कौन कौन सी, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो कि इंटरनल से आएगी, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो कि प्रोफंडा फेमरस से आएगी, ये बेसिकली एक्सटर्नल से है। लेटरल फेमोरल ये भी वहां से ही है। फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी ये भी यहाँ, ये सारी सारी एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी से आएंगी, फेमोरल आर्टरी से। बाकी ये वाली जो है वो इंटरनल से आएगी। तो इसमें दोनों का एनास्टोमोसिस होता है। ये आर्टरीज के नाम आपने याद रखने हैं। हर बच्चे को ये तो पता होती है, मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और बच्चों में ऑब्चुरेटर आर्टरी भी होती है। लेकिन ये वाली भी आपने याद रखनी है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और फर्स्ट परफोरेटिंग। ठीक है, उसके बाद ये है, अगर क्रूशिएट एनास्टोमोसिस इज लाइगेटेड व्हिच आर्टरी प्राइमरीली मेंटेन्स द ब्लड सप्लाई टू द फेमरल हेड, तो वो मीडियल फीमोरल। मैंने आपको बताया ना, ये वाले आपको इसलिए याद रहते हैं क्योंकि ये मेन सप्लायर होती है। पेशेंट को नकल हेरिडिटी है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन? एलपी है, उसका सीटी करवाएंगे आप पहले। सीटी करवाते हैं, क्यों करवाते हैं सीटी? व्हाई नॉट टू गो फॉर एलपी? सीधी सीधी एलपी करें पेशेंट की। सीटी में क्या देखना चाह रहे होते हैं? इन्फेक्शन सीटी पे पिक होता है? एनीवन? आप लोगों ने हाउस जॉब की होगी, हाउस जॉब में मेनिंजाइटिस के बहुत सारे केसेस देखे होंगे। तो क्यों करते हैं एलपी? आईसीपी, ठीक है, रेस्ट आईसीपी का क्या आपको साइन मिलता है सीटी पे? सीटी पे क्या मिलता है आपको रेस्ट आईसीपी? एडिमा, अच्छा, और इसके अलावा? अच्छा, मिड लाइन शिफ्ट होता है। ठीक है, मिड लाइन शिफ्ट अगर आपको मिल जाए ना, तो फिर आप सोचते हैं कि बेसिकली पेशेंट है राइट कॉर्डन पेन है, लाइकली कॉजेज क्या होंगी क्लिनिकली? राइट कॉर्डन पेन के डीडीज ये आपसे याद होने चाहिए। कोलिसिस्टाइटिस, देखें, राइट कॉर्डन में एक तो लिवर है, तो हेपेटाइटिस हो गया, एब्सेस हो सकती है। ड्यूरिनम का जो आखिरी पार्ट होता है वो भी इधर ही होता है, स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूरिनम, सॉरी, तो ड्यूरिनल अल्सर हो सकता है। नीचे गाल ब्लैडर है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, कोलिडोकोलिथियासिस हो सकता है, असेंडिंग कोलिंजाइटिस हो सकता है, वही काट इसको काटती। तो ये सारे डिजीज हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो आपके बास औकात कुछ पेशेंट के अपेंडिक्स किधर होती है, अदर काजेज में राइट लोअर लोब निमोनिया हो सकता है, एम्बोलिज्म लेस लाइकली, एम्पाइमा हो सकता है, रीनल कोलिक हो सकते हैं। इसका तरीका क्या है? हमेशा याद रखें, ये आपका राइट क्वाड्रेंट है ना, ये पेट के चार क्वाड्रेंट है। अगर आपसे कोई इस एरिया की बात कर रहा है, इधर क्या क्या है? इधर लिवर है, इधर ड्यूरिनम स्टमक है, आखिरी पार्ट उसका, गॉल ब्लैडर है, पीछे किडनीज है, ऊपर आपके लंग्स हैं। इन सब के पैथोलॉजीज आप सोच लें। अब मैं मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे मैं आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखें, एक होते हैं कोलीलिथियसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टोन होगा गॉल ब्लैडर के अंदर ना, ये गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट है इसके अंदर, और पेशेंट को पेन होगी। इसको कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग टाइप ऑफ, कभी ज्यादा कभी कम। एक होता है कोलीसिस्टाइटिस। इसमें क्या होगा? ये गॉल ब्लैडर है ना, ये स्टोन स्टक हुआ होगा, तो ये इन्फ्लेमेशन होगी। कभी कभी स्टोन से होती है और कभी कभी स्टोन के बगैर भी होती है, विदाउट स्टोन। इसमें फीवर होता है और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन होता है। ठीक है, इसी में अगर आप साथ ऐड कर दें फीवर, पेन और जॉन्डस, इसको क्या कहते हैं? सर्जरी में 3 तो आपने दी हो, क्या कहते हैं इसको?
चैरकोट ट्राइड, शाबाश, ठीक है, ये चैरकोट ट्राइड होता है। ये होता है असेंडिंग कोलेंजाइटिस में, ठीक है। और इसी में अगर साथ ऐड हो जाए लो बीपी और लो जीसीएस, तो फिर इसको क्या कहते हैं? रेनॉल्ड्स पेंटेट, शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये असेंडिंग कोलेंजाइटिस है, लेकिन अगर एक पेशेंट हो जिसको पेन लेस जॉन्डिस हो, रेस्ड एएलपी हो, फिर क्या होगा? ये जॉन्डिस है, रेस्ड एएलपी है, इसको क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया ना, एक तो आप तो कोलिलिथियासिस पिक हो गया कि कोई फीवर नहीं है, सिर्फ पेन है। कोलिसिस्टाइटिस में फीवर के साथ पेन है। कोलेंजाइटिस के अंदर फीवर है, पेन है, साथ जॉन्डिस आ गया। अब मैंने कहा पेन को निकाल दो, सिर्फ जॉन्डिस है, रेज अल्कलाइन फास्फेटेज है, क्या होगा? एनीवन? ये देखिए ना, डिटीज जो पढ़े हैं आपने आपने पूछा भी नहीं है मेरे से। ये कोलिडोकोलिथियासिस होगा। और अगर मैं कहूं साथ पेल्पेबल गॉल ब्लैडर है और पेनलेस जॉन्डिस है, कॉर्वेजियर्स लॉ, फिर सी ये पेंक्रियाज आप सोचेंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना मेरी? पेन को फीवर है, राइट पेन है, टेंडर हेपेटोमेगाली है, तो ये कोई एब्सेस बनी हुई है। एम्ब्रोलॉजिकल ओरिजिन और रेलिवेंस क्या है एलेंटाइज की? तो ये एलेंटाइज बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली आप ये याद रखें, ये आपका जो गॉल ब्लैडर है ना, दिस इज द गॉल, नहीं, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। तो ब्लैडर का बचपन में ना एक अम्बलाइकस के साथ कनेक्शन होता है, ऐसे आ रहा है, इसको कहते हैं एलेंटाइज। ये ओब्लिटरेट होता है तो ये बनाता है यूरेकस, और फिर यूरेकस बनाता है मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है। मीडियन, ये याद रखना है, पहले एलेंटाइज होता है, एलेंटाइज बनाता है में जाके बेसिकली अर्ली बेस लेटर फाउंड द यूरेकस, अ डक्ट कनेक्टिंग ब्लैडर टू द अम्बलाइकस। तो पहले शुरू में एलेंटाइज होता है, फिर यूरेकस होता है, आखिर में ये मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ये ब्लैडर का उसके साथ कनेक्शन है किस्म अम्बलाइकस के साथ। अब होता यह है कि कुछ पेशेंट के अंदर इस एलेंटाइज में ओब्लिटरेट, ये यूरेकस ओब्लिटरेट नहीं होता। पेटेंट यूरेकस हो तो क्या होगा? ये पेशेंट का ब्लैडर है ना, और फिर आगे फॉर एग्जांपल ये अम्बलाइकस है, तो ये यूरेकस ऐसे आता जा रहा होता है अम्बलाइकस में, तो पेशेंट का डिस्चार्ज, यूरिन का डिस्चार्ज अम्बलाइकस से आता रहता है। एक तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये होती है, ये ब्लैडर है, ये यूरेकस यहाँ से ओब्लिटरेट हो गया है, लेकिन इस जगह पे उसने एक सिस्ट बना दी है, ये अम्बलाइकस है। तो बच्चे के पेट में एक ना इस जगह पे थोड़ा सा उबाल महसूस होता है, तो मैस होता है, तो फिर ये आप कहते हैं वो इसके अंदर कोई सिस्ट पड़ी हुई है, तो ये यूरेकस सिस्ट होती है। फिर एक साइनस होता है या डाइवर्टिकुलम होता है। साइनस या डाइवर्टिकुलम क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइनस एंड फिस्टुला? क्या डिफरेंस होता है साइनस और फिस्टुला में? मुझे एक बात बतानी चले, एक ये ओपनिंग है और एक ना इस तरह की ओपनिंग है, एक ओपनिंग, एक में दो जगह से ओपनिंग है। इसको क्या कहेंगे? ए को क्या कहेंगे और बी को क्या कहेंगे? यहां से कॉन्सेप्ट आपका पता चल जाता है। ए को क्या कहेंगे, फिस्टुला या साइनस? ए इज फिस्टुला, इसमें दोनों तरफ से ओपनिंग है, और बी में सिर्फ एक तरफ है, तो दिस इज साइनस। साइनस ऐसे होता है। तो साइनस कैसे होगा? ये पेशेंट का ब्लैडर है, ये यूरेकस आ रहा है, ओब्लिटरेट है, इधर आके सिर्फ ओपनिंग बना देगा, पीछे से सारा ओब्लिटरेटेड है। इसके कंपैरिजन में ये देखें, इसमें पूरे का पूरा पैटर्न है, दिस इज फिस्टुला, इसको यूरेकल कहते हैं, ठीक है, इसको फिस्टुला कहते हैं। इसमें डिस्चार्ज आता रहता है। ये बच्चों आप एक तो जिंदगी में सीख लो ये बात, ये आपको बहुत पेपर में आएगी। अब ये आगे आ रहा है, पेटर्न ल्यूमन है, कंटिन्यू डिस्चार्ज है, टर्म डैश पेटर्न यूरेकल या यूरेकल फिस्टुला, इसको बता दिया मैंने। The opening of the azygous vein in the superior vena cava at the level of which anatomical landmark angle of Lewis T4 के लेवल पे होता है, sternal angle के लेवल पे, ये भी आपको एग्जाम में आता है। Does the sural nerve supply the medial thigh? No.
स्यूरल नर्व जो होते हैं वो पोस्टरोलेटरल लेग में लेटरल फुट को सप्लाई करती है। ये आपने याद रखना है। इसमें निमोनिक स्यूरल नर्व पोस्टरोलेटरल साइड पे होती है, ऑब्चुलेटर नर्व मीडियन साइड पे होती है। तो जो सेफरस नर्व होती है वो किधर होती है? अगर ये मैं पेशेंट की ड्रा कर रहा हूँ ना ऐसे करके, तो समझ लें पीछे की तरफ सूरत होती है। ये जो लेटरल बॉर्डर होता है ना, सॉरी मीडियल साइड, सेफनस नर्व वाली साइड, यहाँ पे आपकी सेफनस नर्व होती है मीडियल लेग पे। मैं थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ करता हूँ सीधी करके, ठीक है। ये फुट है, तो इस जगह पे ना आपकी सेफनस होती है। सेफनस नर्व भी इधर होती है और वेन भी इधर से ही जा रही होती है। इस सेफनस नर्व की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉरी वेन की क्या इंपॉर्टेंस है? नर्व को तो फिलहाल छोड़े, मीडियल साइड पे होती है, स्यूरल पीछे लेग की होती है। इस सेफनस वेन की क्या इंपॉर्टेंस है हार्ट के हवाले से? ग्राफ्ट के लिए यूज करते हैं। एमिकासीन क्या करती है? जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है इनसे ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, टर्नाइटर्स करती हैं। और ये आपसे याद रखना है, AAT दो ही ड्रग्स है जो 30S राइबोसोम को इनहिबिट करती हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। ग्लाइबुराइड विच काजेस पोटेंशियली मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? ये आपको पहले मैंने बताया, सल्फोनाइल यूरिया की दो है क्लासिफिकेशन, टाइप 1, एक क्लास 1 है, क्लास 2 है। क्लास 1 हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं, क्लास 2 डाइसल्फरम रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप 1 होती हैं वो आपको याद हो, ग्लाइबेनक्लेमाइड, ग्लाइपुराइड, क्लोरप्रोमामाइड, ये सारी की सारी बेसिकली हैं हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं। कुस्मोल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, अच्छा कुस्मोल ब्रीदिंग। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की डिग्रीज बताएं। आप लोग मुझे एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस का अभी बताएं जो मैंने आपको बताया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक कौन सी कंडीशन जिसमें पोटाशियम ज्यादा था, सोडियम कम था, और साथ मैंने क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस? एडिसन। गुड। सो वैसे इसका निमोनिक है मड पाइल्स, अगर एनाइन गैप ज्यादा हो। एनाइन गैप आपको पता होगा क्या होता है? बॉडी के कैटाइंस को बॉडी के एनाइन से माइनस कर दें। ये 8 to 12 के दरमियान होना चाहिए। तो कैटाइंस बॉडी के कौन कौन से हैं? सोडियम है, पोटाशियम है, उसमें से माइनस कर दें क्लोराइड और बाइकार्ब को, तो 8 से 12 के दरमियान आना चाहिए। अगर ये उससे ज्यादा हो, 16-17 हो, तो फिर आप कहते हैं हाई एनाइन गैप, आपने रूल आउट करना है, डीके तो नहीं चल रहा, पेशेंट ने कोई पॉइजन तो नहीं लिया हुआ, पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में तो नहीं है, पेशेंट ने सिलिसाइलेट्स तो नहीं ली हुई। और अगर नॉर्मल एनाइन गैप है तो फिर आप सोचोगे अपना जो आपका फेवरेट टॉपिक मैंने आज आपको बताया है, एडिसन सोचोगे, उसमें नॉर्मल होता है, डायरिया भी हो सकता है, रीनल ट्यूबर एसिडोसिस होते हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वोमिटिंग से होता है, डायरिया में होता है, वैसे वोमिटिंग से अल्कलोसिस होता है। डेल्टा रेशो आपके इस लेवल पे, डेल्टा रेशो सेकंड डिसऑर्डर के लिए होती है। सेकंड डिसऑर्डर बाज़ औक़ात रूल आउट करना हो ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ और क्या क्या चल रहा है, ये उसके लिए होता है। असेसरी राइट हेपेटिक आर्टरी क्या होती है और उसकी रेलेवेंस क्या है? उससे पहले आपको ना सीलिक आर्टरी की ब्रांचेस पढ़ लें तो आपके लिए सिंपल रह जाएगा। सीलिक आर्टरी की मुझे जल्दी से 3 ब्रांचेस, अब मैं ये सीलिक आर्टरी है, उसकी 3 ब्रांचेस मुझे बताएं किसी को अगर आती हूँ। एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहले वाली को क्या कहते हैं? हेपेटिक आर्टरी। ये ऊपर वाली छोटी कौन सी है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और ये कौन सी है? स्प्लेनिक। ठीक है, ये इसकी 3 आर्टरीज हैं। जो हेपेटिक आर्टरी है इससे सबसे पहले एक ब्रांच आती है, इसको क्या कहते हैं? परफोरेशन के अंदर ये इन्वॉल्व होती है अल्सर की, गैस्ट्रो ड्यूडिनल। यहाँ से राइट गैस्ट्रिक भी आती है, लेकिन ये आपने याद नहीं रखनी, राइट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो ड्यूडिनल याद रखनी। फिर ये आगे जाके दो में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक। राइट हेपेटिक से आगे सिस्टिक आती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है इसकी सप्लाई। तो वो कहता है कि अगर एसेसरी हेपेटिक आर्टरी क्या है? एडिशनल आर्टरी ब्रांच है फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो कि राइट लोब को, तो ये एसेसरी हेपेटिक आर्टरी जो है वो हेपेटिक सिलिक से नहीं, सुपीरियर मेसेंटेरिक से आर्टरी है। ट्रंक एंटेरिक एनास्टोमोसिस, ये वो एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। व्हाट इज द मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन? डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है बेसिकली। और उसके फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? बेसिकली एंड्रोजन से ड्राइव होता है ये,
टेस्टोस्टेरोन कम पोटेंट होता है, ये हाईली पोटेंट होता है और डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट वगैरह की डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होता है। इसके इनहिबिटर्स यूज होते हैं बीपीएच की ट्रीटमेंट में। विटामिन ए जो है बेसिकली विच फॉर्म उसकी यूज होती है आई में वीएन के लिए, वो 11 सिस रेटिनल फॉर्म होती है, ये आपने याद रखना है। जो रेटिनोल ओल ओल वाली फॉर्म है वो स्टोरेज फॉर्म है। रेटिनोइक एसिड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। जो रेटिनल 11 सिस रेटिनल वाली फॉर्म है वो रॉड्स में रोडिप्सिन की फॉर्म में यूज होता है। और इससे अगर डेफिशिएंसी हो विटामिन ए की तो उससे क्या होता है, पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है और जीरोफ्थेल्मिया होता है। व्हाट आर द कंटेंट्स एंड कनेक्शन ऑफ टिरोकोपेलेटाइन फोसा। टिरोकोपेलेटाइन फोसा से पहले आपने याद रखना है एक निमोनिक है जो ट्राइजेमिनल के लिए एसआरओ, स्टैंडिंग रूम ओनली। स्टैंडिंग रूम ओनली में क्या है कि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन है, V1, V2, V3। सो V1 फोरामेन ये सुपीरियर ओब्लिक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आती है। V2 जो होती है फोरामेन रोटेंडम से। V3 कहां से आती है? V3 कहां से आती है? फोरामेन ओवेल से। तो यहाँ से एक तो ये आपने याद रखना है। फिर यहाँ से रोटेंडम से होके ये टिरोकोपैलेटाइन फोसा में आती है बेसिकली मैक्सिलरी नर्व। यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी भी होती है। यही मैक्सिलरी आर्टरी आपके जो एपिस्टेक्सिस होता है ना इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ से ही मैक्सिलरी नर्व के थ्रू बेसिकली आपके फाइबर जो पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स को जाते हैं और नोज को जाते हैं। हे फीवर जो होता है ना, हे फीवर, एलर्जिक फीवर, इसमें यही फोसा इन्वॉल्व होता है। यहाँ से पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स आते हैं। कौन सी स्ट्रक्चर बिलो और डीप टू पेरोटिड ग्लैंड होती है, उसकी क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? तो पेरोटिड ग्लैंड के नीचे एक जो काम की बात है वो फेशियल नर्व की ब्रांचेस है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आएगा। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन की बेसिकली पाथवे मैंने आपको उस दिन बताया था। सेवंथ नर्व जो, ये आपको बार बार आप सवाल आएगा तो आपने याद रखना है, जो सेवंथ नर्व है बेसिकली, सेवंथ नर्व ये किसको देती है बेसिकली? पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और लैक्रिमल को। और नाइन्थ नर्व किसको देती है? एनीवन? नाइन्थ नर्व किसको देती है पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स? पैरोटिड को, शाबाश। और थर्ड नर्व आई को, आई के प्यूपल्स को। उसका न्यूक्लियस का नाम क्या था? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। फिर आपके पास है टॉपिक कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पेशेंट को। मैंने आपको बताया था एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल जिसमें आप क्वेश्चन को सस्पेक्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन में कॉर्टिसोल ज्यादा होता है और एसीटीएच जो होता है वो कम है। फॉर एग्जांपल आप कॉर्टिसोल क्योंकि ज्यादा होता है, आप पेशेंट की अगली चीज क्या कराते हैं? लो डोज डेक्सा देते हैं। उससे क्या होता है, डेक्सा बेसिकली जाके एसीटीएच को नॉर्मली तो कम करना चाहिए। तो अगर तो पेशेंट का एसीटीएच जो है वो कम हो जाए तो फिर आपको पता चलता है ओ, ये जो कॉज है ना इसकी, कि एसीटीएच सप्रेस्ड हो गया है, ये इसके एड्रिनल्स में मसला है। वो फिर आप आगे एड्रिनल्स को देखते हैं। लेकिन अगर आपने पेशेंट को लो डोज डेक्सा दिया और एसीटीएच उसका बाई रेज रहा, अब आपके थोड़े कान खड़े हो गए कि ये एसीटीएच कहाँ से आ रहा है? क्या कोई बाहर ट्यूमर तो नहीं पड़ा हुआ, वहां से एसीटीएच आ रहा है? या इसका कोई सीएनएस के अंदर पैथोलॉजी तो नहीं है, वहां से एसीटीएच आ रहा है? फिर आप इसको दोगे हाई डोज में डेक्सा। जो सीएनएस वाला होगा ये डाउन हो जाएगा, ट्यूमर वाला डाउन नहीं होगा। 16 स्टूडेंट्स मेरी क्लास के अंदर हैं, किसी एक बच्चे को ये बात समझ ना आई हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, चले अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एक पेशेंट है, उसको
लंग कैंसर है, उसको आपने हाई डोज डेक्सा दिए, एसीटीएच स्टिल उसका रेस्ट है, डायग्नोसिस क्या होगा? डायग्नोसिस क्या होगा? सीएनएस में मसला है या एक्टोपिक है? गुड, एक्सीलेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर मेजर टाइप्स ऑफ प्राइमरी हेडेक एंड हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? तो हेडेक के टाइप्स हैं, उसमें टेंशन है, टेंशन में बेसिकली क्या होता है, बैंड लाइक होता है। माइल्ड टू सीवियर इंटेंसिटी का होगा, नॉजिया वॉमिटिंग नहीं होता। मिग्रेन यूनिलैटरल होता है, पल्सटाइल होता है। इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। इसमें एक चीज याद रखनी है, मिग्रेन में इसका एक क्राइटेरिया ABCD, लेकिन आपके स्कोप में नहीं है वो। ये यूनिलैटरल होता है। जो क्लस्टर होते हैं इसमें सारे फीचर्स आते हैं, नेजल, लैक्रिमेशन, कंजेशन, ये चीजें होती हैं। तो अगर एक मरीज आए ना, उसके सर में क्या बैंड लाइक पेन है, साथ पट्ठों में दर्द हो, तो आपने टेंशन सोचना है। अगर यूनिलैटरल हेडेक हो, पल्सेटाइल हो, शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, शॉर्ट फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो, फिर आप सोचें मिग्रेन का। और जो क्लस्टर वाला होता है उसमें साथ आई रेड हुई होती है, मिक्स में सारे फीचर्स होते हैं। सीलिक में कौन सी एंटीबायोटिक डायग्नोसिस होती है? इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, सबसे पहले टोटल IgA लेवल कराने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैब्स में जो होती है ना, एंटी एंटोमीजियल एंटीबॉडीज या एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडीज, एंटी टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज, ये पाकिस्तान में ज्यादातर हमारे IgA वाली होती हैं। IgA बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर कोई मरीज में IgA डेफिशिएंट है तो फिर आप IgG करवाएंगे। IgG टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज, IgG एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडीज। ये बात में समझ आई है कि नॉर्मली जो आपकी लैब्स है ना पाकिस्तान में, वो IgA वाले करती हैं। IgA एंटी एंडोमीजियल एंटीबॉडीज, IgA एंटी टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज। तो आपने पहले टोटल IgA के लेवल्स करवाने हैं। हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट चेस्ट के एग्जामिनेशन पे, ये वो टॉपिक है जो मैंने अपने फर्स्ट रिकॉल में डिटेल में बताया था, और बताया भी मैंने, डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि ये लंग्स हैं और ये आपने स्टेथ रखी हुई है। नॉर्मली आपकी साउंड्स ने ये आपके ब्रोंकस से कन्वर्ट होके आपके स्टेथ तक पहुंचने हैं। इतना पाथवे उसने ट्रेवल करना है, यहाँ से साउंड ने आना है और फिर आपके स्टेथ तक पहुंचना है। तो अगर कोई दरमियान में एयर आ गई तो क्या स्टेथ तक पहुंच पाएगी? नहीं। तो ब्रेथ साउंड्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। और ये देखें, दरमियान में एयर आ गया तो खाली बर्तन जब होता है, उसको ऊपर से आप खटखटाएं तो क्या साउंड आती है? खाली बर्तन की साउंड कैसी होती है? रेजोनेंट होती है। ठीक है। सो तो नहीं गए आप लोग? नींद आ गई है? जाग रहे हैं? अच्छा, फिर आप मुझे बताएं, ये एक सिनेरियो है आपके पास, ये कंसोलिडेशन आ गई है और ये साउंड अब आ रही थी, आपने स्टेथ इधर रखा, तो ब्रेथ साउंड्स क्या होंगे? क्या होंगे ब्रेथ साउंड्स? परकशन में तो मुझे पता है डल होगा, डिक्रीज होंगे। अच्छा, ये देखें बच्चों, ब्रेथ साउंड्स, ये आपका स्टेथ पड़ा हुआ है ना, ये स्टेथ है, ये ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स थे, उन्होंने वेजिकुलर में कन्वर्ट होना था, बीच में सॉलिड चीज आ गई है। जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, ये सॉलिड है, साउंड इससे जल्दी ट्रेवल करता है। ठीक है। तो ब्रोंकियल साउंड ब्रोंकियल ही रहेगी, तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग होती है। कंसोलिडेशन जब भी लंग्स में होती है तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी। मेरी बात समझ आई या नहीं? तो साउंड ज्यादा होगी, ब्रोंकियल ही रहेगी, वेजिकुलर कन्वर्ट ही नहीं होगी। इसके बरक्स अगर मैं कहता कि ये कंसोलिडेशन नहीं है, अलबत्ता यहाँ पे इतनी बड़ी इफ्यूजन आ गई है, अब आप रखें इधर स्टेथ, अब आपको ब्रेथ साउंड्स क्या होंगे? अब ब्रेथ साउंड्स क्या होंगे? सारे टाइप करें, एब्सेंट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंट्रोसेंट्रोमियर एंटीबॉडीज क्रेस्ट के अंदर होती हैं। क्रेस्ट का डायग्नोसिस है, कैल्सिनोसिस होती है, रेनार्ड्स होता है, आर से ई से इसोफेजियल डिस्मोटल स्क्लेरोडेक्टिली और टेलेंटेसिया। ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर लोकलाइज फॉर्म उसकी जो होती है उसमें होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बॉडी में टू मच फाइब्रोसिस होती है, ये साइंस आपको मिलते हैं।
एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज का डायग्नोस्टिक है। At which point in a cardiac cycle an opening snap had or what condition is associated with it? Opening snap जो होती है वो बड़ी diastolic sound होता है और ये बेसिकली आपको ये S1 है, ये S2 है, ठीक है। S2 के बेसिकली फौरन बाद ओपनिंग स्नैप आप मिलती है। आप अगर ये है ना आपका हार्ट, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है, जब आपके बेसिकली ये जो वाल्व्स हैं, माइट्रल वाल्व बेसिकली बंद होता है और एओर्टिक वाल्व, दिस इज एओर्टिक वाल्व, ये ओपन होता है, तो उस वक्त S1 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब S2 होती है उसमें माइट्रल वाल्व ने क्लोज होना होता है। फिर ये सिस्टली की फेज होती है, ये डायस्टली। इसमें आपका माइट्रल वाल्व जो होता है बेसिकली उसने ओपन होना होता है ताकि सारे का सारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आना शुरू हो जाए। तो अगर इसके ओपनिंग में कोई मसला हुआ तो ये माइट्रल स्टेनोसिस में S2 के बाद आपको अर्ली डायस्टोलिक साउंड नजर आता है, सुनने को मिलता है। इंटरनल कैप्सूल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, बेसिकली इसकी ऐसे करके इंटरनल कैप्सूल होती है दोनों तरफ। यहाँ पे कॉर्डेट होता है, इधर थैलेमस पड़ा होता है, कॉर्डेट ऐसे करके आते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ पे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है बड़ा हुआ। अगर आप तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बेसिकली लेंस लाइक होता है। थैलेमस की दो कैप्सूल्स होती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ऐसे करके इंटरनल कैप्सूल, सॉरी इसकी एक एंटीरियर लिम्ब है, एक इसकी पोस्टीरियर लिम्ब। तो एंटीरियर लिम्ब जो है वो कॉर्टिकल फाइबर्स उसमें होते हैं और जो पोस्टीरियर होती है उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल एक जीनू होता है, जीनू में कॉर्टिको बल्बर होते हैं। कॉर्टिको बल्बर ये वही फाइबर्स थे जब मैंने आप लोगों को बताई थी फेशियल नर्व। किसी को याद है फेशियल नर्व? पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी, मैंने आपको बताया था उसको फाइबर्स दोनों कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं। अपर हाफ को उसके दो न्यूक्लियस होते हैं, एक अपर न्यूक्लियस होता है, एक उसका लोअर न्यूक्लियस होता है। ये इसी तरह अपर और लोअर न्यूक्लियस आपके अपर पार्ट ऑफ फेस को और लोअर पार्ट ऑफ फेस को सप्लाई करते हैं। ये अपर पार्ट को करता है और ये वाला लोअर पार्ट को करता है, ठीक है। मतलब इस साइड पे नहीं करता, इस साइड पे करता है। फिर इसी तरह ये वाला भी अपर पार्ट को करता है, ये लोअर। तो इस सारे में एक ट्रेजेटरी है, वो ट्रेजेटरी ये है, ट्रेजेडी ये है कि जो अपर हाफ होता है ना, अपर हाफ, इसको बेसिकली दोनों कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं। ये ना अपर हाफ, इसको दोनों कॉर्टेक्स से आते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो सेंट्रल कॉजेज होती है ना इस्कीमिया की, उसमें आपको अपर हाफ में फेस में कुछ भी नहीं मिलता, वो ठीक रहता है। लेकिन जो लोअर हाफ होता है, लोअर हाफ आपकी जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस ब्रेन में पड़ा हुआ है, इसको जो कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स आ रहे हैं जेनू से, वो लोअर हाफ को अपोजिट कॉर्टेक्स से आते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये अगर ब्रेन की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, आप लोगों ने सुना नहीं है तो मुझे खुद बताएं, अगर लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक हो ब्रेन में, फोन से ऊपर ऊपर, तो लेफ्ट लोअर हाफ की सप्लाई उड़ गई, तो पेशेंट का क्या होगा? लेफ्ट लोअर फेस अपोजिट साइड का, मतलब राइट साइड का जो लेफ्ट लोअर फेस होगा उसमें पैरालिसिस होगा, उसका डेविएशन होगी एंगल ऑफ माउथ की। समझ आ गई ये बात? समझ आ गई है? गुड, शाबाश। नियो रूब्रोस्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, रूब्रोस ये कहता है दिस टर्म इज नॉट एनाटॉमिकली एक्यूरेट एज रिकॉग्नाइज्ड ट्रैक लाइकली कंफ्यूजन। ये बच्चों ने पेपर में कुछ रिकॉल किया था कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक याद रखिएगा, ये आपकी करवाते हैं फ्लेक्शन। जब भी रूब्रोस्पाइनल ट्रैक ना मिड ब्रेन के अंदर पड़े हुए, मिड ब्रेन, ये रूब्रोस्पाइनल रेड न्यूक्लियस है, यहाँ से फाइबर आते हैं। इससे जब भी लियन नीचे होता है ना, तो इसको कहते हैं डीकॉर्टिकेट, डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। इससे नीचे जब भी लियन होता है, अबव हो तो डीकॉर्टिकेट, बिलो हो तो डीसेरिब्रेट। इसकी वजह क्या है? रेड न्यूक्लियस ने फ्लेक्शन करवानी होती है। जब भी लियन इससे ऊपर होता है तो पेशेंट की फ्लेक्शन इंटैक्ट होती है, तो पेशेंट डीकॉर्टिकेट पोस्चर में जाता है। बस ये याद रखें, इसको छोड़ दे बाकी। प्यूबिक सिम्फिसिस को कौन सी स्ट्रक्चर कनेक्ट करती हैं? प्यूबिक बोन्स कनेक्टेड बाय सुपीरियर इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। इसमें भी इतना कोई खास एग्जाम के लिए वाले से कुछ नहीं है, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं, प्रेगनेंसी में रिलैक्स हो जाते हैं। वॉर्म की ट्रीटमेंट में अल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल देते हैं। इसके अलावा डाइटरी सोडियम इनटेक इंक्रीज विच हार्मोन विल रेगुलेट इट। तो अगर आप डाइटरी सोडियम इनटेक ज्यादा करेंगे तो वाटर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा जाएगा, एट्रिया स्ट्रेच होंगे तो एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड रिलीज होगा,
वो डायूरेसिस करवा देगा और नाट्यूरेसिस भी साथ करवाएगा। सीरम गैस्ट्रिन इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी कंफर्म द डायग्नोसिस? गैस्ट्रिन अगर इंक्रीज है तो गैस्ट्रिन को कम कौन सी चीज करती है? सेक्रेटन। तो सेक्रेटन स्टिमुलेशन टेस्ट करें। अगर आपने सेक्रेटन स्टिमुलेशन टेस्ट किया और गैस्ट्रिन तब भी रेज रहा तो इसका मतलब क्या है कि कोई ट्यूमर है, गैस्ट्रिनोमा हो सकता है और उसमें 1000 से ऊपर होता है। यूरेकल फिस्टुला हम पढ़ चुके हैं। कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन कोविड लंग्स एंड न्यूमोमेडिएस्टिनम। न्यूमोमेडिएस्टिनम में क्या होता है कि मीडिएस्टिनम के अंदर एयर होगी। हेमन साइन, हेमन साइन क्या होता है? क्रंचिंग साउंड आती है जब आप मीडिएस्टिनम पे हाथ भी रखते हैं तो। और कोविड में बायलेटरल ओपेसिटीज होंगी, कोविड में दोनों तरफ होंगी। और न्यूमोमीडिएस्टिनम में हेमन साइन होगा, बेसिकली क्रंचिंग साउंड आपको आएगी जब आप पेशेंट के मीडिएस्टिनम पे पल्पेट भी करेंगे तो। टाइप ए पर्सनैलिटी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जो ज्यादा एंशियस लोग होते हैं इनके अंदर क्रोनिक आर्टरी डिजीज है। ये एमसीक्यूज बहुत सारे अभी रिपीट होंगी। ये हमने कल भी पढ़ा था, क्रोनिक टेट्राक्लोराइड की पॉइजनिंग जब भी पेशेंट को होगी तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक ऑक्सीडेंट है बेसिकली। तो फ्री रेडिकल्स बनाएगा, डीएनए डैमेज कराएगा, कैंसर का रिस्क ज्यादा हो सकता है। एक्यूट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपने पेशेंट को प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, दीज आर रेपिटेटिव एमसीक्यूज बेसिकली। अगर फैक्टर 8 अवेलेबल ना हो तो आप क्या करेंगे? हीमोफीलिया वाले पेशेंट को क्रायोप्रेसिपिटेट आप देंगे। ये भी हमने डिस्कस किया, क्रायोप्रेसिपिटेट के इंग्रेडिएंट्स पे हमने पढ़े थे। उसमें फैक्टर 8 होता है, वॉन विलिपेंट फैक्टर होता है, फाइब्रिनोजीन होता है और फैक्टर 13 होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी वारफरीन वारफरीन वाला पेशेंट, इधर ही मैंने आपको बताया था, अगर वो ब्लीड के साथ आ रहा है डिस्पाइट ऑफ हिज आईएनआर, आप उसको क्या देंगे? एफएफपीस देंगे या प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट देंगे? एनीवन जिसने मेरी पहली क्लास ली हुई है? यस, पीसीसी देंगे। इशोरेक्टल फोसा की मीडियल बाउंड्री लिवेटर एनआई और स्फिंक्टर एनआई के एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर वाले बनाते हैं। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स एंड लिवेटर एनआई, ये भी मैंने आपको डिटेल में उसे बताया था। ये लिवेटर एनआई, ये ट्रायंगल है, आगे यूरिथ्रा वगैरह है और पीछे रेक्टम है। तो इसकी जो ट्रायंगल की मीडियल बाउंड्री होते हैं वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बनाते हैं बेसिकली। इधर पीछे होता है इशोरेक्टल फोसा, इधर ये। तो लिवेटर एनआई और बेसिकली उसकी जो बाउंड्रीज हैं, मीडियल बाउंड्रीज उसकी, वो लिवेटर एनआई और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मिलके बनाते हैं। प्लांट पेन और सर्जरी पे की गायनी वालों ने यहाँ पे पोस्ट सर्जरी बेसिकली गायनिकोलॉजिकल सर्जरी के बाद। तो गायनी की जब भी सर्जरी होती हैं, मैंने आपको बताया था ये दोनों तरफ से जा रहे हैं ओवरीज, तो पीछे से ही यूरेटर जा रहा होता है, पीछे से। तो यूरेटर को डैमेज कर देता है, यूरेटर की लाइगेशन हो जाती है, पेशेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ आता है। पेरिनियल एरिया में जब भी ये ब्लैडर की सर्जरीज करनी होती है, ब्लैडर की हो या फॉर एग्जांपल ये सी सेक्शन हो तो पिनेडल नर्व को ब्लॉक करना होता है, इशियल स्पाइन के एरिया पे ब्लॉक करते हैं। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर बल्बोस स्पॉन्जियोसिस और इशियो कैवर्नस मसल्स होते हैं, ये भी हमने किया हुआ था, रिपीटेड एमसीक्यूज है। आई थिंक सो ये काफी सारे रिपीट होंगे। अर्लीस्ट मेथड टू डायग्नोज बीटा थैलेसीमिया क्या है, और पर्टिकुलरली इन्फेंट्स के अंदर? तो अर्ली मेथड आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और उसमें एचबी अगर मेजर है तो ए बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, HbA2 रेज्ड होगा और HbF ये रेज्ड होंगे। ए क्यों रेज होगा? क्योंकि उसमें अल्फा और बीटा है, और मेजर के अंदर, मेजर जो डिजीज होता है थैलेसीमिया, उसमें ए बनती ही नहीं है, वो कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। न्यूरल ट्यूब क्लोज करते हैं अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट मंथ में। और जब ये आपने याद रखना है, जब भी इसके क्लोजर के मसले होंगे, फॉलिक एसिड नहीं पेशेंट लिया होगा, एनसेफेली होगी। और अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल क्या होंगे? एनीवन? अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल क्या होंगे एनसेफेली में? रेज्ड होंगे। और अल्फा फीटोप्रोटीन कम किस में होता है? कौन से एक जेनेटिक डिजीज में? किस डिजीज में अल्फा फीटोप्रोटीन कम होता है? डाउन्स में। हाइपोक्लीमिया के अंदर क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस है? उसमें टी वेव फ्लैटनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज ये, अगर आपकी पी वेव है, क्यूआरएस है, टी है, और फिर एक छोटी सी यू वेव आती है। तो यू वेव होती है एसटी डिप्रेशन, और ये क्यूटी प्रोलॉन्ग बाद में फाइंडिंग होती है।
असल चीज यू वेव्स है प्रोमिनेंट, और जो हाइपर कलीमिया उसमें टी वेव्स हाइपर एक्यूट होती है, मतलब ये पी वेव है, क्यू आर एस है, ये हाइपर एक्यूट टी वेव होती है। नो पार्ट ऑन टी, मतलब कि टी वेव्स फ्लैटेंड हो जाती हैं। एस्पिरिन इंजेक्शन के बाद पेशेंट आया, एबीजीज में पीएच उसकी कम है और पीसीओ2 भी उसका कम है। तो मैंने आपको बताया पीएच का जब भी होना, पीएच का आपने सबसे पहले इनवर्स रिलेशन देखना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अगर पीएच फॉर एग्जांपल कम हो रही है तो पीसीओ2 शुड रिलीज, लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसकी पीएच कम हो रही है और पीसीओ2 भी कम हो रहा है, तो ये काज रेस्पिरेटरी नहीं है, ये मिक्स डिसऑर्डर है। इससे आपको ये पता चल गया दिस इज मेटाबॉलिक, दिस इज सॉरी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, पीसीओ2 कम है। पीएच कम से आपको पता चला सेकंड डिसऑर्डर और इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो ये मिक्स होता है, शुरू में इसको अल्कलोसिस होती है, CO2 को वो रिटेन नहीं करते, बाहर फेंक रहे होते हैं, और फिर उसके बाद पेशेंट को एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है। पेशेंट टेम्पोन यूज कर रही थी, अब उसको फीवर हो गया, रैश हो गई है, हाइपोटेंसिव हो गई है, और सीएनएस में जाहिर सी बात है ब्लड कम जा रहा है, तो अल्टरमेंटल स्टेटस है। एक बात याद रखना है, टेम्पोन्स या नेजल पैकिंग, इसके बाद सिनेरियो होना फीवर का और रैश का, तो आपने एक ही चीज सुननी है, दिस इज बेसिकली सेप्टिक शॉक। और किसकी वजह से? ये आपका टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, स्टेफ की वजह से। ठीक है। इसी तरह एक और चीज है, अगर स्किन का इंफेक्शन हो उसमें आपने स्ट्रेप्ट सोचना है, इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, इसमें टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, TST उसको कहते हैं। ठीक है। ये सुपर एंटीजन होता है, ब्लड कल्चर्स में नेगेटिव होता है, रैश बाद इंफ्लेमेशन होती है, और क्लिंडामाइसिन यूज कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन का एडवर्स इफेक्ट एक है, इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते आजकल? वाई क्लिंडामाइसिन इज नॉट यूज? आप लोगों ने कभी देखी है? किसी को पता है इसका एडवर्स इफेक्ट? एनीवन? सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाती है, शाबाश। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन ए, अवेयरनेस फैक्टर ऑफ स्टेप ए? ये बेसिकली, ये अगर आप याद रखें ना, दिस इज बेसिकली आईजीजी है, आईजीजी का दिस, ये एक उसका, ये आईजीजी है ना, इसका ये एफसी रीजन होता है। ये एफसी रीजन बेसिकली मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड करता है, और इधर जो भी चीज इसके साथ अटैच हुई होगी ना, बेसिकली ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है। इसको एंगल्फ करने में मजा आ जाएगा, फिर मैक्रोफेजेस को खा लेंगे। इसको हम कहते होते हैं अक्सर कि ऑप्सनाइजेशन को आप इस तरह याद रखें, जैम लगाना। आप जैम लगा के बेसिकली मैक्रोफेजेस को देते हैं, तो ये आईजीजी बेसिकली जो होती है, ये भी ऑप्सनाइजेशन के तौर पे एक्ट करती है। प्रोटीन ए भी बेसिकली ऑप्सनाइजेशन के तौर पे एक्ट करती है। सो ये मेरा बड़ा इस पे गुस्सा आता है। ओके, राइट। सो एफसी रीजन ऑफ आईजीजी टू इनहिबिट ऑप्सनाइजेशन, तो प्रोटीन ए जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो बेसिकली प्रोटीन ए इधर आके बाइंड हो जाती है। तो ये वाला रीजन जो होता है ये मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड ही नहीं करता। तो ये अब यहाँ पे स्टेफ का, फॉर एग्जांपल ये स्टेफ इधर अटैच हुआ हुआ था, साथ ही आईजीजी प्रोटीन ए रिलीज करता है, प्रोटीन ए जाके इधर बाउंड हो जाती है। तो ये आईजीजी जो होती है ये किसी काम की रहती ही नहीं है, तो इसकी ऑप्शनाइजेशन नहीं हो पाती, बेसिकली ये खुद ही अपने आप को बचा लेता है। तो ये ऑप्शनाइजेशन, इसी तरह C3 भी ऑप्शनाइजेशन के तौर पे एक्ट करती है। तो ये आपने याद रखना है कि प्रोटीन ए जो होती है विरुलेंस फैक्टर है, ये इसको ऑप्शनाइजेशन से प्रिवेंट करती है। कैसे? ये बाइंड्स टू एफसी रीजन ऑफ आईजीजी, तो उसकी फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाती। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का वैसे टॉपिक है कि आईजीजी की ये अगर शेप है ना, एक जगह पे स्टेफ का एंटीजन आके लगेगा, दूसरी जगह पे ये मैक्रोफेजेस को खाना शुरू कर देंगे।
तो स्टेप क्या करता है, फौरन से प्रोटीन ए रिलीज करता है, प्रोटीन ए आके इधर अटैच हो जाती है, मैक्रोफेजेस अटैच ही नहीं हो पाते, तो फिर इसको खा नहीं पाते। रीनल इनसफिशिएंसी में कौन सी नहीं लेनी, हाइपरक्लीमिया करती हैं, एस और एआरबीएस नहीं लेनी। अलबत्ता आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, अलबत्ता आप बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। विच एंटी डायबिटीज नाउन टू कॉज हाइपरग्लिसीमिया, इसमें इंसुलिन है। सल्फोनाइल यूरिया की कौन सी क्लासिफिकेशन, कौन सी क्लास सल्फोनाइल यूरिया की करती है हाइपोग्लाइसीमिया, मैंने आपको बताया था। क्लास 1, क्लास 2 नहीं करती। अच्छा जी, विच ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स में आपने एसिटाइकोलिन इनहिबिटर्स देने हैं। जो एंजाइम है ना, इसको इनहिबिट करना है ताकि इसमें एसिटाइकोलिन के लेवल रेज्ड होंगे। इनमें कौन कौन सी ड्रग है, डोनेपाजिल, रिवास्टिकमीन, ग्लंटामीन, मेमेंटिन, ये सारी की सारी ड्रग बेसिकली करती हैं, बॉडी में एसिटाइकोलिन के लेवल रखती हैं, रिजल्ट्स में चाहिए। विच आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओरल थ्रश, ओरल में आपने टॉपिकल यूज करते हैं निल्स्टेटिन के ड्रॉप, सिस्टेमिक में तो फ्लूकोनाजोल फ्लूरम की टैबलेट आती है, टॉपिकल में निस्टेटिन के ड्रॉप्स होते हैं या क्लोट्राइमासोल, निस्टेटिन के ड्रॉप्स आपने देखे होंगे। द स्यूरल नर्व सप्लाई सेंसरी इनवेशन विच पार्ट, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, पोस्टरोलेटरल पार्ट। इसी के साथ आप याद रखें सेफनस नर्व है, सेफनस नर्व जो है वो आपके मीडियल लेग को सप्लाई करती है, इस एरिया को, और ये किसकी ब्रांच है, फेमोरल नर्व। पोस्टीरियर डिस्लोकेशन, फीमर की हेड में कौन सी नर्व डैमेज होती है, यहाँ पे याद रखें ये फीमर है ना, इसकी जब भी पोस्टीरियर डिस्लोकेशन होगी तो शैटिक उड़ेगी। यहाँ पे याद रखें अगर ह्यूमरस है, ह्यूमरस की अगर डिस्लोकेशन हो शोल्डर की, तो वो कौन सी नर्व होगी, यहाँ पे तो शैटिक होगी ना फीमर में। ह्यूमरस में कौन सी होती है, एनीवन, एक्सिलरी, शाबाश। पेशेंट है, पेन है, बट इज एबल टू स्टैंड ऑन द टोज, खड़ा हो पा रहा है, तो इसमें एक्लीज स्टैंडर्ड रप्चर हो गया, या एक्लीज में खड़ा ही नहीं हो पाता, प्लांटायर स्टैंडर्ड होगा, फिर खड़ा हो पाए। पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है ज्यादातर, इसका निमोनिक होता है पैड, पैड से क्या क्या बनता है, प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर, ई से ई वर्जन फुट की, और डी से, सॉरी, इसका पैड नहीं होता, इसका टिप होता है। टी से टिबियल नर्व, आई से इनवर्जन, और पी से प्लांटर। इसको याद कैसे करना होता है, आपका जो फुट है ना, इस वक्त आप बैठे हुए हैं, अपने फुट को नीचे की तरफ करें, जो नीचे की तरफ आप अपने फुट को कर रहे हैं ना, ये मूवमेंट टिबियल नर्व करवाती है, ये सब बच्चे याद रखिएगा। तो टिबियल का निमोनिक होता है टिप, जो पेरोनियल होता है ना, उसका काम क्या होता है, पैड, पेरोनियल, पी से पेरोनियल, ये ई वर्जन कराती है, और ये आपके फुट को, अपने फुट को ना आप ऊपर की तरफ करें, ई वर्जन डोर्सिफ्लेक्शन, आपके फुट को ये जो ऊपर करा रही है ना, ये पेरोनियल नर्व है। तो आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूँ आपको सिनेरियो दूं, एक पेशेंट है, वो अनएबल टू वॉक ऑन टिप ऑफ टोस, तो आपके ख्याल में टिप ऑफ टोस पे अगर चल नहीं आ पा रहे, नीचे की तरफ देखे ना, टिप पे नहीं चल पा रहे, तो क्या, कौन सी नर्व डैमेज होगी, टिबियल या पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल, टिबियल, शाबाश। और अगर एक पेशेंट है जो कि उस पे नहीं कर पा रहा, ऑपोजिट होगी कॉमन पेरोनियल, और ये ज्यादातर फिबुला के नेक फ्रैक्चर्स में डैमेज होती है। पेशेंट को बायलेटरल वीकनेस है, डिफिकल्टी क्लाइंबिंग चेयर्स है, रिफ्लेक्सिस ठीक है, डाउन गोइंग प्लांटर फ्लेक्शन है, तो ये लाइकली कोई ना कोई मायोपैथी है। अगर डिप्लोपिया साथ दे देता और कहता कि पेशेंट वो ये वीकनेस एट द एंड ऑफ द डे पे होती है, शाम के टाइम, फिर आप क्या डायग्नोसिस बनाते, सेम सिनेरियो में, सेम सिनेरियो में माइस्थीनिया बना रहे थे, गुड, ठीक है।
तो माइसीनिया भी हो सकता है, जीबीएस में भी हो सकता है, लेकिन जीबीएस में नीचे से वीकनेस स्टार्ट होती है। अच्छा जी, व्हाट इज द एक्यूट और सीवियर इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? तो इसमें एक्यूट इफेक्ट में ये होता है, थैलेसिक पैरालिसिस हो जाता है। ये 2 दिनों तक ये फेज रहती है। ओनली आफ्टर साइनस शॉक शाइन्स अप अपर मोटर, तो तीसरे दिन आपको ये साइंस मिलना शुरू होते हैं। स्पास्टिक पैरालिसिस लेटर होता है, शुरू में शॉक में जाती है पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड। पेशेंट को असेंडिंग पैरालिसिस है तमाम लिम्स में, और रिसेंट हिस्ट्री है डायरिया की। जब भी म्यूकोजल इन्फेक्शन हो उसके बाद रिसेंट डायरिया की हिस्ट्री के साथ सारे इन्फेक्शन ऊपर जाना शुरू कर दे, तो आपने क्या सोचना है? अभी डायरिया हुआ है, 2 हफ्ते बाद पेशेंट को वीकनेस स्टार्ट हो गया और वो ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो आपने क्या सोचना है? दिस इज जीबीएस। ऐसे मुझे एक बात बताएं, जीबीएस के कितने वेरिएंट्स हैं, किसी को पता है? अगर मैं कहूँ एक पेशेंट है, इसको वीकनेस है, साथ उसको ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, और साथ उसको ए रिफ्लेक्सी है, क्या डायग्नोसिस होगा? माइलर फिशर। और इसके 3 नहीं है, इसके 12 हैं वेरिएंट्स, मुझे भी नहीं आते, इतने ज्यादा हैं इसके वेरिएंट्स। ये जीपीएस रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ दें। पेशेंट है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है, विच एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड या सेपरेटेड? तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को ड्यू टू मतलब वो डिक्रीज करती है, इसमें एक याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन या फ्लोरोक्विनोलोन्स, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट दवाई थायराइड में हम देते हैं, और पेशेंट को कहते हैं 45 मिनट पहले लेनी है। कौन सी एक दवाई थायराइड डिजीज में यूज होती है और उसको कहते हैं बेटा कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं लेनी? एनीवन? किसी को पता है? 45 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं, 50 माइक्रोग्राम की 1 टैबलेट आती है। थायरॉक्सीन, थायरॉक्सीन। पेशेंट लिथार्जिक है, पेल्पिटेशन है, स्पिन में पिगमेंटेशन है, लैब्स में एसीटीएच कम आ गया, टीएसएच भी कम है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो लाइकली क्या होगा? दिस इज लाइकली एसीटीएच भी कम है और टीएसएच भी कम है, तो लाइकली इसको, नहीं, एसीटीएच कम है। ओके, हाँ, इसको लाइकली वो है, कुशिंग सिंड्रोम है, क्योंकि एसीटीएच कम हो रहा है। ये क्या है? दिस इज अ केस ऑफ सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी ड्यू टू हाइपोपिट्यूटिज्म। ये कॉज्ड बाय नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, लो एसीटीएच, लो कोर्टिसोल, लो टी से, इसमें सेकेंडरी कॉज तो है ही है। नॉन फंक्शनिंग पिट्यूटरी वाले, मुझे इसकी क्वेश्चन को थोड़ा सा, अच्छा, ये हाइपोपिट्यूटरिज्म है बेसिकली, दोनों सेल लाइंस कम हुई हैं। इसको छोड़ दें, ये अजीब सी कोई फिक्स है। पेशेंट प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, मसल क्रैम्प्स, वेट लॉस, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, लैब्स में हाइपोकलीमिया, डायरिया के साथ लंबी हिस्ट्री हो, हाइपोकलीमिक पेशेंट होना, ये तो वैसे आपको कभी मरीज बताएगा नहीं, एक क्लोरोहाइड्रिया है इसको, तो ये लाइकली वाइपोमास के अंदर होता है, इसका VADH निमोनिक होता है। वाटरी डायरिया एक क्लोरोहाइड्रिया और H से बेसिकली हाइपोक्लीमिया होता है, तो इसमें आपने याद रखना है वाइपोमा के अंदर, इसमें VIP के लेवल VDH उसको कहते हैं, वाटरी डायरिया, ठीक है। फिर ये हाइपोक्लोरिडिया, मतलब कि हाइपोक्लोरिक एसिड कम होगा, और ए से हाइपोक्लीमिया भी, H से हाइपोक्लीमिया। जोलिंजर एलिसन में पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। जोलिंजर में क्या होता है, टिपिकल सिनेरियो में मेंशन करते हैं, पेशेंट को स्टीटोरिया है, पेशेंट के अल्सर जिजनम तक देखे गए हैं, वेट लॉस की हिस्ट्री है। इसमें ये आगे लिखा हुआ है, हाल मार्क इसमें VIP के लेवल रेज होंगे, पोटाशियम कम, ग्लूकोज ज्यादा होने की जो वजह वो कोई नॉन स्पेसिफिक सी कॉज है, मतलब कि जाहिर सी बात है पेंक्रियाटिक इन्वायरमेंट तो ग्लूकोज रेज हो सकते हैं, साथ इंसुलिन का इफेक्ट भी आ रहा होगा, गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन कम होती है, पेशेंट को गैस्ट्राइट मतलब स्टमक के इश्यूज भी होते हैं। जितने भी आपको मैंने बताया था पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स होते हैं, उनमें आप ऑक्टेरोटाइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सबको सब ऑक्टेरोटाइड सबको कम करता है, ठीक है। इवन आपके ये जो एनालॉग्स होते हैं, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स, ये आपके पिट्यूटरी ट्यूमर्स के अंदर भी यूज होते हैं, बिफोर सर्जिकल रिसेक्शन उनके साइज को कम करते हैं। अभी देखें, ये अपर इसोफेगस में मल्टीपल अल्सर्स हैं और जुजिनम तक आ गए हैं।
जिजनम में जब भी अल्सर आए ना, आप अगला सिनेरियो पढ़ो भी ना तो आप गैस्ट्रोनोमा कर लो। गैस्ट्रोनोमा में अगला बेस्ट टेस्ट क्या होगा? सेक्रेन स्टिमुलेशन टेस्ट। ठीक है। और इसमें 1000 से ऊपर होता है, पीएच कम होती है, और 70% किधर होते हैं? ड्यूरिनम के अंदर, 20% पेंक्रियाज में। वेन मैन वन के साथ इनकी एसोसिएशन होती है। What are the diagnostic tests used to confirm the diagnosis ulcer? यूरिया ब्रेथ टेस्ट तो नहीं, लेकिन पायरोलाई एंटीजन और यूरिनोस्कोपी, ये एक आपका बेस्ट टेस्ट होता है, आप करते हैं। बायोप्सी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जोलिंजर एलिसन का सेक्रेन स्टिमुलेशन। पेशेंट है, उसको डायरिया है, उसके अंदर म्यूकस आ रहा है। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो कोलोन के अंदर एक ट्यूमर होता है, इसको विलस एडिनोमा कहते हैं। विलस एडिनोमा ये सीपीएस का फेवरेट है। इसमें साथ होता है मरीज को डायरिया। तो डायरिया जब भी होगा तो पोटाशियम लास्ट पार्ट कोलोन से एब्जॉर्ब होता है, तो हाइपोकलीमिया के साथ ये मरीज आते हैं। वाई आर पोटाशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स? स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन जो है वो रीनल इनसफिशिएंसी में क्यों है? क्योंकि ये हाइपरकलीमिया कराती है, और रीनल इनसफिशिएंसी जब भी होती है वो खुद इटसेल्फ हाइपरकलीमिया कराती है, इसलिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर पेशेंट का जीएफआर 30 से नीचे चला जाए। ठीक है। ये ट्राइएम्टेरॉन, ये सारी दवाइयां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर आप लेसिक्स पे पेशेंट को ले आते हैं सिर्फ। सैक का आपको पता है, सीरम एल्ब्यूमिन टू एसाइटिक, मतलब कि ये अगर सीरम है, और ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एसाइटिस, तो सीरम के अंदर एल्ब्यूमिन और एसाइटिस के अंदर एल्ब्यूमिन, इसका आप एक ग्रेडियंट देखते हैं। अगर एल्ब्यूमिन ब्लड में ज्यादा है और एसाइटिस में कम है, तो आपके जहन में क्या आएगा? यार हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हुआ है। एल्ब्यूमिन तो ठीक है, प्रेशर की वजह से सारे एसाइटिस बन रही है, प्रेशर की वजह से। तो पोर्टल हाइपरटेंशन इसमें एक काज हो सकती है, जो नीचे लिखी हुई है, या हार्ट फेलियर हो सकता है, या ब्लड कैरी को पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस है हेपेटिक वेन्स में। लेकिन अगर सैक कम है, मतलब ये कि सीरम में कम है और फ्लूइड में ज्यादा है एसाइटिक में, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें पोर्स आ गए हैं, इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, तो ये काजेज आप सोच सकते हैं। विच विटामिन एसेंशियल फॉर कोएंजाइम ए पेंटोथिक एसिड है? ये आपको पहले ही मैंने बताया था। फिर उसके बाद विच आर्गन 25 हाइड्रोक्सिलेशन कौन सा आर्गन करता है? 25 वाली लिवर करता है, और 125 वाली किडनी करता है। यहाँ इसी तरह का एक सिनेरियो आया था, व्हाट इज द रोल ऑफ 24 25 24 25 OH जो विटामिन है, इसका काम क्या है? ये एक्टिव है इनएक्टिव है? कोई बता सकता है? एक्टिव है इनएक्टिव है? 125 तो एक्टिव फॉर्म है, तो 24 25 क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, याद रखिएगा, ये पेपर में आती है। पेशेंट है, उसको राइट साइड पे वीकनेस है, डिप्लोपिया है इन द लेफ्ट विजुअल फील्ड। ठीक है, ये देखें, ये आंखें हैं, लेकिन वीकनेस राइट कहता है, राइट साइड पे वीकनेस है, ये सारी वीकनेस है। डिप्लोपिया लेकिन उसको लेफ्ट में। ये डिप्लोपिया की वजह ये है कि हायर कॉर्टिकल सेंटर में भी तो फील्ड डिफेक्ट हो सकते हैं अगर उसका मसला हो, तो इसकी लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल का मसला है। लेकिन अगर मैं कहता, मुझे अगर कोई इसका आंसर दे दे तो आई विल बी सो हैप्पी। अगर मैं कहता कि इसको राइट साइड पे वीकनेस है और लेफ्ट आई में, लेफ्ट आई लेटरल रोटेटेड है, मतलब ये जो इसकी लेफ्ट आई है वो लेटरली चली गई है, अंदर की तरफ नहीं आ पा रही, मीडियल रेक्टस उड़ गया। तो कौन सी नर्व का मसला होगा? वीकनेस राइट साइड पे है लेकिन इधर लेफ्ट है, तो ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा? थर्ड नर्व तो गुड शाबाश इन्वॉल्व है। ब्रेन का एरिया कौन सा है? थर्ड नर्व किधर से निकलती है ब्रेन से? मिड ब्रेन, गुड। ये इंटरनल कैप्सूल था पिछला। विच नर्व सलेवरी ग्लैंड से सप्लाई करती है? सेवंथ नर्व, ये वो रिपीट हो रहा है। पेशेंट को हर्पीज की तरह की रैश है लोअर चिन पे ड्यू टू शिंगल्स। विच नर्व हर्बर्ट्स आर रिएक्टिवेटेड द वायरस इन दिस केस? इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व अगर लोअर चिन पे आ गया तो ये फिर लोअर चिन की जो सप्लाई है वो V3 है, V2 मैक्सिलरी रीजन में, V1 ऑप्थेल्मिक रीजन में।
तो हर्पीज इसको इन्वॉल्व कर सकता है। बाज़ औक़ात ये अगर कान को इन्वॉल्व करे और साथ फेशियल नर्व हो, इसको रेमसे हंट सिंड्रोम कहते हैं। फिर कहता है कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्डा टेम्पनी नर्व, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है, और पैरोटिड ग्लैंड को। तो कहता है कॉर्डा टेम्पनी जो नर्व है, जो फेशियल नर्व की है, वो बाईपास करती है कंप्लीट पैरोटिड को। कभी भी ये याद रखना, सप्लाई नहीं करती। पैरोटिड की सेवंथ नहीं है, वो नाइन्थ है। व्हाट इज अ नर्व सप्लाई रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन, थर्ड नर्व, ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज अ नर्व सप्लाई लैक्रिमल ग्लैंड, सेवन नर्व पढ़ चुके हैं। A patient present with lower motor neuron weakness, incomplete eye closure, or also report the eye is positioned down and out, down and out pupil। ये तो डाउन क्यों है? क्योंकि सुपीरियर रेक्टस टूट गया। आउट क्यों है? मीडियल रेक्टस टूट गया। तो कौन सी नर्व है? LR6SO4। इसके अलावा बाकी सब में थर्ड नर्व। थर्ड नर्व का निमोनिक है डाउन एंड आउट। लैक्रिमेशन में कौन सी ब्रांच इन्वॉल्व होती है? फेशियल नर्व, वो ग्रेट पेट्रोजल नर्व होती है। और जो लेसर पेट्रोजल होती है, किसी को पता है वो किधर होती है? लेसर पेट्रोजल, लेसर पेट्रोजल का किसी को पता है? लेसर पेट्रोजल लैक्रिम पैरोटिड ग्लैंड के साथ होती है। कौन सी ब्रांच फेशियल नर्व की सेलिवेशन के लिए फ्रॉम सबमैंडिबुलर टू, यही वो ब्रांच है जो कि पैरोटिड को बाईपास करके जा रही थी, कॉर्डा टेम्पनी, ये सप्लाई करती है। कहता है डज द ग्लोसोफ्रेंजियल मीडिएट लैक्रिमेशन फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड? तो नो, वो लैक्रिमेशन नहीं करती पैरोटिड ग्लैंड से, वो तो उसकी सेक्रेशंस करवा रही होती है। लैक्रिमेशन जो होती है वो ग्रेट पेट्रोजल नर्व ट्रिगोपैलेटाइन फोसा के थ्रू वहां से जाती है। और जो पेरोटिड ग्लैंड है उसको टेम्पेनिक नर्व होती है, वो लेसर पेट्रोजल नर्व होती है, ये मैंने आपको बताया है। पोर्टिक गैंग्लियन के थ्रू फिर ऑरिकोटेम्पोरल नर्व आती है, लेकिन इतना डिटेल में आपको पता ना भी हो तो खैर है। आपने ये याद रखना है कि सेवंथ फॉर लैक्रिमेशन एंड सब मैंडिबुलर, नाइन्थ फॉर पेरोटिड, ये आपने याद रखना है। डायफ्राम के ओरिजिन ये हमने पहले भी पढ़ा था, चार चीजें होती हैं। दरमियान में सेंट्रल टेंडन है, फिर सेंट्रल टेंडन जो होता है वो आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से, फिर ये फोल्ड्स होते हैं प्लूरोपेरिटोनियम के, वो कनाल्स बनाते हैं। फिर डोर्सल मेसेंट्री इसोफेगस की होती है, वो उसकी क्यूरेर बनाते हैं। और फिर साइडों पे मसल्स होते हैं, वो मेसेंट्री से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। मसल वैसे ही मीजोडर्म से बनती है। ये भी रिपीट हो रहा था क्वेश्चन। ये C345 की डायफ्राम अलाइव नर्व सप्लाई में पहले ही बता दी थी। इस पायरेसिनामाइड यूज टू ट्रीट अ वर्म इन्फेक्शन? नो, वर्म के लिए मेबेंडाजोल अल्बेंडाजोल यूज होती है। ये अजीब सा रिकॉल था बच्चों का कोई। डॉग बाइट हो गया, व्हाट इज अ करेक्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस? डॉग बाइट में आपने क्या करना है? एक्टिव और पैसिव दोनों इम्यूनाइजेशन। तो आपने लोकल वैक्सीन जो कि बेसिकली एक्टिव है, और पैसिव में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाने हैं। मुझे एक बात बताएं, कल मैंने केस देखा, मुझे भी कल ही पता चला, जो स्कॉर्पियन बाइट होता है, बिच्छू, इसका कोई एंटी वेनम है? स्कॉर्पियन बाइट का, स्नेक का तो आपने पढ़ा ही होगा ना। एनीवन है स्कॉर्पियन का? आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं, पता है, स्नेक के स्कॉर्पियन के आना शुरू हो गए। इसका भी वैसे होता है, इसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में ना पेशेंट जब आपके पास आएगा, इसको सिर्फ पेन होती है। ग्रेड 2 में पेन होती है लेकिन आगे टांग में जा रही होगी, रिमोट एरिया में। ग्रेड 3 में 7 पेशेंट को ना पैरास्थीसियाज होते हैं स्कॉर्पियन में। और ग्रेड 4 में पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब भी ये दो आना शुरू हो जाए ना, तो फिर एंटी वेनम देना पड़ता है। ए बी नोडल डिसोसिएशन की क्या कहता है? ए बी नोडल डिसोसिएशन में क्या होगा कि ये कर रही होती है कि इस वक्त आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक चल रहा है। पेशेंट को न्यू बोर्न है, टफ टफ हियर लोड बैक पे, तो कहता है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, आप सस्पेक्ट करेंगे उसमें। अर्लीस्ट मेथड टू डिटेक्ट ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमाइनोसेंटेसिस, और उसमें AFP के लेवल आप देखेंगे वो रेज्ड होंगे।
एसिटाइकोलिन के लेवल भी देखेंगे, वैसे ये लिखा होगा, दोनों रेस होंगे। गर्ल एस्थमा से शॉर्ट एक्टिंग साबा ले लिया है, साबा से काम नहीं चल रहा तो अगली चीज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। पहले मॉडरेट इंटेंसिटी होते हैं, फिर सीवियर इंटेंसिटी होते हैं, फिर उसके बाद आप पेशेंट को ओमेलिजुमैब दे देते हैं। आरटीए के बाद पेशेंट प्यूबस सिम्फिसिस में एक स्ट्रक्चरल डैमेज हो गई है, मतलब प्यूबिक सिम्फिसिस को वो डैमेज कर रही है, के साथ कनेक्टेड थी, तो लिवेटर एनआई बेसिकली होता है, मसल्स के फाइबर्स होते हैं। इसके पीछे ही वैसे ब्लैडर भी पड़ा होगा। ब्लैडर को सप्लाई कहाँ से आती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक से नहीं आती, बेसिकली वो इंटरनल आइलिक से आती है। ये बात आपने याद रखते हैं, ये एओर्टा है ना, एओर्टा दो में बाइफरकेट करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने कल भी आपको बताया था, इंटरनल आइलिक जो होती है, इंटरनल, ये आपके सप्लाई करती हैं वेसिकल्स को, ब्लैडर को, प्रोस्टेट शेड को। जो एक्सटर्नल होती हैं ये लिम्स में जाती हैं, और एक्सटर्नल से ये एक आती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पता है किसी को? क्यों इसके बारे में मैं इतना प्रिकॉशियस हूँ? ये हर्निया आज को बताती है। इसके बारे में याद रखिएगा, जो हर्निया इसके लेटरल होता है और एक हर्निया इसके मीडियल होता है। जो मीडियल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो लेटरल होते हैं वो कौन से होते हैं? मीडियल वाले कौन से होते हैं? चलो अब बताओ। जो मीडियल होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, एमडी। इसका निमोनिक होता है एमडी डोंट लाई। एमडी डोंट लाई में क्या है? मीडियली जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे, लाई से याद रखें लेटरली जो होंगे से वो इनडायरेक्ट होंगे। माइटर स्टेनोसिस में मैंने आपको बताया ना कि S1 के बाद S2 फिर माइटर वाल में ओपन होना है ताकि फीलिंग हो वेंट्रिकल्स की, तो ये माइटर स्टेनोसिस के अंदर ये मरमर आता है। Inferior MI कॉमन एसोसिएटेड विद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विच आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और इसमें साथ पेशेंट को नोडल डिस्फंक्शन भी होता है। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडाइड थायराइड पेरोक्सिडेज? इसी को आपकी ड्रग थायोप्रोपाइयूरिसिल इनहिबिट करती है, मेथिमाजोल इनहिबिट करती है। So that was all regarding today's class. I know थोड़ा सा हम स्पीड अप भी होते हैं,